एटम ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, बस रीअरेंज हो जाता है, रीऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं। शुरुआत का साइंटिस्ट है यार, शुरुआत में जो भी पहली बार बात करता है उतना स्पेसिफिक नहीं रह पाता है। कोई आयन हो गया, कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, एटम्स हो गए, कुछ भी ले सकते। ये अपडेट है ना, नए में अब ये चेंज हो गया। पहले पुराने के अंदर जो था ना 22.4 लीटर ही होता था। तो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक लगाऊं या लिमिटिंग रीजन। तो एक रिएक्शन में लिमिटिंग कौन होता है, जो खत्म हो जाता है, एक्सेस कौन हो जाता है, जो बच जाता है। दो फेज है ना कि एलआर ईआर पहचान लो, फिर एलआर की हेल्प से प्रोडक्ट पता कर लो। वेलकम बच्चों, आओ अब नए लेक्चर में फिर हम आ गए। जैसा कि तुम्हें पता होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को कंप्लीट किया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने आज आपके लिए मोल कंसेप्ट का लेकर मोल कंसेप्ट इन वन शॉट करा दूंगा। सारा का सारा जितने प्रॉब्लम आ रहे हैं PYQ के अंदर, जितनी प्रॉब्लम्स हमारी आ रही है चाहे बोर्ड के अंदर चाहे आपके नीट के अंदर, सभी तरह की प्रॉब्लमों को एक साथ समराइज करके यानी कॉम्पिटिशन लेवल यानी कॉम्पिटिटिव लेवल तक की चीजें आपको लेकर दे रहा हूं, ठीक है। ताकि आप एक ही लेक्चर के अंदर अगर आप फुल देख लेते हो, पूरा देखते हो, तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा, जहां से आपको दोबारा और देखने की रिक्वायरमेंट मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पूरा मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री का बेसिक है, आपको पता ही है। क्लास 11th के अंदर सबसे पहले शुरुआत हमारी मोल से होती है। अगर मोल हमें हमारा वीक पड़ जाए तो मोल कंसेप्ट अगर वीक है तो पूरी केमिस्ट्री वीक है। मोल कंसेप्ट टोटली डिपेंड करता है क्या, पूरी केमिस्ट्री की आगे की स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से करना है, ढंग से करना है, ताकि आप जो है आगे के चैप्टर्स में देखोगे मोल कंसेप्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। केमिस्ट्री का मतलब ये है कि ये फंडामेंटल चैप्टरों में से आता है, इसीलिए इसको कौन से चैप्टर में डाला, याद है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारे चैप्टर नंबर 1 का मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने पूजा अकेडमी चैनल के ऊपर। क्या चीज, मोल कंसेप्ट। इसमें सारा का सारा फुल कंसेप्ट करा दूंगा एक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबके सब कंसेप्ट आ जाएंगे आपके इसके अंदर। तो आओ जरा हम शुरू कर ले, देखे जरा क्या क्या लेकर आऊं मैं आपके लिए, एकदम देखो जरा क्या क्या टॉपिक कराने वाला हूं मैं आपको। ये सारे टॉपिक कवर होंगे आपके। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, मोल, नंबर ऑफ एटम, मोलर मास, mass density, vapor density, relative density, empirical formula, stoichiometric calculation, limiting excess reagent, number of atom, ideal gas की इक्वेशन वगैरह जो होगी वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में करा के दूंगा। जहां पर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने ऑलरेडी शूट कर दिया है, तो उसको वहां पर आप देख सकते हो, और जो कंसेंट्रेशन टर्म्स है उसके लिए भी सेपरेट वीडियो हमने बना दी है, वहां से उसको आप देख सकते हो। इसमें मोल कंसेप्ट हमारे इन टॉपिक के ऊपर कवर रहेगा। सारे के सारी बातों को मैं समझा चलूंगा, आप ढंग से इसको पढ़ लेना, ढंग से देख लेना, फिर इसके आप नोट्स बना लेना, जिसको हम PDF फॉर्म में देंगे आपको। जरा देखो शुरुआत जो हम कर ले यहाँ पर हमारे मिस्टर, देखिए इनको भूलना नहीं, इनकी फोटो खींचने का तरीका से, क्या है ये, जॉन डाल्टन। क्या है ये, जॉन डाल्टन। जब भी ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे समझ लो कि तुमने किसका पोज उठा लिया है बहुत पहले से, किसका, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन साहब हमारे ये हैं, इन्होंने कुछ प्राइमरी पॉइंट्स बताए, शुरुआत करी इन्होंने, एक तरीके से कह सकते हो कि 5 प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द डाल्टन्स थ्योरी। क्या क्या है, सिंपल सिंपल बातें सुन लेते हैं। क्या कह रहा है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एटम्स आर अल्टीमेट, इंडिविजिबल एंड अनडिस्ट्रक्टिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मिला जुला के पहले पॉइंट से ये कहना चाहता है कि कोई भी मैटर जो होता है वो जिन छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनता है उसे एटम कहते हैं, जो अनडिविजिबल है, अनब्रेकेबल है, ये सारी चीजें आपको पता है। इन्होंने पहले पॉइंट में तो यही कहा। दूसरा आप देख सकते हो क्या बोल रहा है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, मतलब कि अगर आपने कोई एलिमेंट ले लिया है, कोई भी एलिमेंट लिया है, तो उसके सारे के सारे एटम जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब सेम होते हैं। Every atom of the specific element is identical in mass, size and chemical property. गोल्ड के सारे एटम गोल्ड जैसे ही होंगे, सिल्वर के सारे एटम सिल्वर जैसे ही होंगे, उसका एक एक एटम का साइज, एक एक एटम की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ कैसी होगी, सेम, यानी सेम मैटर होगा, उसके अंदर के एटम आइडेंटिकल होंगे, ये कहता है। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट वेरी, लेकिन आप देखोगे अलग अलग एलिमेंट ले लोगे, जैसे कोई हाइड्रोजन ले ले, कोई ऑक्सीजन ले ले, है ना, कोई कॉपर ले ले, कोई गोल्ड ले ले, तो इन सब के एटम अलग अलग होंगे। ये कह रहे हैं कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स पजेसेस डिफरेंट मास, साइज एंड प्रॉपर्टी। इसका एटम अलग होगा, इसका एटम अलग होगा, इसका एटम अलग होगा, इसका एटम अलग होगा।
अगर मैंने एलिमेंट बदल दिया तो उसका मास बदल जाता है, प्रॉपर्टी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन, कंपाउंड जो बनते हैं वो किससे मिलके बनते हैं, तो एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ सिंपल फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। सबको पता है कि हमारे कंपाउंड जो होते हैं अलग अलग एटम के जो डिफरेंट होते हैं ना एलिमेंट, हमारे कोई अलग अलग एलिमेंट ले लिए, एलिमेंट एलिमेंट को मिला दिया, एलिमेंट एलिमेंट को मिला दिया तो कंपाउंड बन गया, यही बात होती है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट, केमिकल रिएक्शन जब होती है ना तो एक्चुअली में क्या होता है, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, दे आर सिंपली रिकॉग्नाइज्ड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, रीऑर्गेनाइज्ड। मतलब क्या होगा कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो, जैसे मैंने लिया NaCl, जैसे मैंने लिया यहाँ पर HCl, इससे क्या बन गया होगा NaOH, है ना, जस्ट अ मिनट, इसमें इसमें बन गया होगा हमारा क्या बच्चे, एक मिनट, मैं इसमें इसके कह देता हूँ, यहाँ पर मैंने रिएक्शन ले लिया, लेट से कि मैंने HCl लेना था मेरे को, और मैंने यहाँ पर कोई बेस ले लिया जैसे कि NaOH ले लिया, यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है बताओ, NaCl, और क्या बन जाता है बता दो, वाटर बन जाता है। तो होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं इसके रीअरेंज हो जाते हैं, है ना, एटम जो हो गए, देखो हाइड्रोजन इधर चला गया, दो हाइड्रोजन इधर से इधर चले गए, ऑक्सीजन जो था वो इधर चला गया। तो मतलब क्या होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, बस वो रीअरेंज हो जाते हैं, रीऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ उधर चले जाते हैं। यही कहना चाहता है हमारा क्या, डाल्टन। डाल्टन के ये 5 पॉइंट है, सिंपल से पॉइंट है ना, बेसिक बातें हैं, ये सब आपने पढ़ा होता है। एटम्स आर, ये जो हमारे पास कह रहा है कि प्राइमरी ड्रॉबैक्स, इसकी कमियां क्या रह गई, तो बोल रहा है एटम्स आर डिविजिबल। एक्चुअली में इसने बोला था इंडिविजिबल बट डिविजिबल होते हैं। सबको पता है कि एटम के अंदर जब झांकोगे तो आपको सब एटॉमिक पार्टिकल मिल जाते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल मिल जाते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल मिल जाते हैं, तुमको पता ही है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है हमारा न्यूट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो आपको पता ही है कि एटम के अंदर घुस सकते हो, देख सकते हो। डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप, इसको आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता था, है ना, इसको आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता था। डिस्कवरी ऑफ आइसोबार, आइसोबार के बारे में नहीं पता था। नो सिंपल होल रेशियो फॉर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे मिलते हैं जहां पर सिंपल रेशियो नहीं मिलता, है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन चेंज कर देते हैं, है ना। ये क्या करता है, ये भी समझा नहीं पाया, एलोट्रॉप्स की नहीं समझा पाया, एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टिंक्शन नहीं समझा पाया, है ना, केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझा पाया। तो ये सारी बातें जो थी डाल्टन की बहुत सारी कमियां थी। शुरुआत का साइंटिस्ट था यार, शुरुआत में जो भी पहली बार बात करता है उतना स्पेसिफिक नहीं रह पाता है। शुरुआत तो कर दी, स्टार्ट तो कर दिया इसने समझाना, लेकिन उतनी डिटेल में समझा नहीं पाया, बहुत सारी कमियां रह गई। सारी बात समझ में, इसीलिए हमें इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, जहां पर हम लोग शुरुआत बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आप जो है आगे तक जा सको। चलो अब मुझे बताओ, आपके हिसाब से अब एटम किसे कहोगे आप, बताओ व्हाट इज एटम। तो हम लोग क्या बोल देते हैं, एटम क्या है भाई, फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ मैटर विच इज, है ना, अभी उसी की डेफिनेशन चलती है भाई, इंडिविजुअल एंड टेक्स पार्ट इन ऑल केमिकल रिएक्शन। आ रही बात समझ में, यानी आप समझ लो कि एटम ही है ऐसा जो सभी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जितने केमिकल रिएक्शन होंगे ना उसमें कौन होगा, हमारा एटम ही होता है। एटम जो होता है आपको पता ही है कि नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बात तो सही है, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, ये एक तरीके से समझ लो कि ये बिल्डिंग ब्लॉक, एक तरीके से समझ लो ये क्या है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक, इसी से सब कुछ मिलकर बनता है। डेफिनेशन तो यही चलती है। आ रही बात सर, डेफिनेशन में हम लोग बोल रहे हैं स्मॉलेस्ट है, क्योंकि अंदर घुस के जाके देखेंगे हम लोग तो हमारे और भी पार्टिकल्स मिल जाते हैं। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई इंडिविजुअल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। फिर मॉलिक्यूल क्या है बताओ, मॉलिक्यूल किसे कहेंगे हम लोग, तो क्या है कि व्हेन, है ना, एटम्स combined together they form molecule, यानी एटम आपस में मिलते हैं ना, एटम आपस में
एटम मिला लो, एटम को एटम से मिला लो, तो क्या बन जाता है बता दो? तो बन जाता है मॉलिक्यूल। एटम को एटम से मिला लोगे तो मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, तो जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक होता है हमारा जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोमोलिक्यूलर, और एक और होता है इसके अंदर जिसको हम लोग कह देते हैं हेट्रोमोलिक्यूलर। हेट्रोमोलिक्यूलर। अच्छा, होमोमोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर होते हैं सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, जैसे कि H2 है, N2 है, जैसे कि O2 है, जैसे कि O3 है ना, जैसे कि P4 है, जैसे कि S8 है, एटसेट्रा। ये सब के सब कौन है बताओ? होमोमोलिक्यूलर है। हेट्रोमोलिक्यूलर कौन होते हैं? हेट्रोमोलिक्यूलर। तो अगर मैं हेट्रोमोलिक्यूलर की बात करता हूं यहां पर, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, डिफरेंट एटम्स होते हैं। डिफरेंट एटम्स क्या होते हैं बच्चे? डिफरेंट एटम्स। जैसे कि मान के चलो मैं यहां पर दे देता हूं H2O लिख दिया मैंने, जैसे HCl लिख दिया मैंने, जैसे H2O2 लिख दिया मैंने, जैसे कि मैंने H2SO4 लिख दिया मैंने, एटसेट्रा। सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि हेट्रो है। हेट्रो माने क्या? अलग अलग से बने होते हैं। और होमो का मतलब क्या? जो सेम से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी बात है। आगे देखो जरा, ये वाला क्या है? एटॉमिक मास। अगर कोई बोले भाई बताना जरा एटॉमिक मास क्या होता है, तो हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक मास कौन है? तो मास ऑफ एन एटम कॉल्ड एटॉमिक मास। आप यूं समझ लो कि बेसिकली मास का एक कोई एटम ले लो, कोई एक क्या ले लो? एटम ले लो, और एटम का जो मास होगा ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? एटॉमिक मास। उसी को क्या कह देते हैं हम लोग? एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास मतलब और कुछ नहीं है, एक छोटे से एटम का मास जो होता है उसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। जो छोटा सा एटम है उसी को कह देते हैं हम लोग एटॉमिक मास। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, सिंपल सी बात है। बहुत छोटा होता है एटम, बहुत ही छोटा होता है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? एटॉमिक मास। इसको ही शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख देते हैं? AMU लिख देते हैं। ये क्या है? तो यह है यूनिट, किसकी है? यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। इसको आप AMU कह लेते हो, AMU कह लेते हो, या U कह लेते हो, एक U भी चलती है। AMU की फुल फॉर्म तो यही है, क्या चीज? एटॉमिक मास यूनिट। और इसका मतलब क्या हो गया? यूनिफाइड मास। इसका मतलब यूनिफाइड मास, दोनों चलते हैं, दोनों चलते हैं। अच्छा, इसमें अगर मैं एटॉमिक मास की बात करता हूं, एटॉमिक मास की बात करता हूं, तो एटॉमिक मास यूनिट की बात करता हूं, तो पता क्या होता है? 1 AMU की बात चलती है। ये कितना होता है? 1/12 है ना, 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप यानी आपके पास कार्बन का मान लो एक एटम है ना, किसका एटम है ये? 1 एटम लिया है मैंने, किसका? कार्बन के C12 का। अच्छा, C12 मुझे इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि सबको पता है कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, एक C12 होता है, एक C14 भी होता है, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए कौन सा लिया है, इसीलिए हम C12 लिख देते हैं। तो C12 के मैंने कितने टुकड़े कर दिए इसके? मान लो 12 टुकड़े कर दिए इसके। 12, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ में आ रही होगी, जो एक छोटा सा टुकड़ा है हमारा, इस वाले छोटे से टुकड़े को ही हम लोग क्या कह देते हैं? AMU कह देते हैं। ये सारे AMU 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 AMU, यानी इसका 12वां हिस्सा, कार्बन के एक एटम का 12वां हिस्सा जो होता है वही हमारा क्या होता है? 1 AMU होता है। भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं कि एटॉमिक मास यूनिट में क्या लिया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट में क्या लिया जाता है। और ये बात समझ में कि नहीं आ रही? अब जैसे कि मान लो मैं इसके अंदर आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, एटॉमिक मास यूनिट के रिगार्डिंग ध्यान सुनना, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में ध्यान सुनना। देखो मैंने क्या बोला कि पहले तो मैंने बोला 1 AMU का मतलब कितना है सर? ये है 1/12, ठीक है ना, पार्ट है ऑफ क्या? 1 एटम, 1 एटम ऑफ C12 आइसो। हमने कहा बिल्कुल सही है। जब इसकी कैलकुलेशन करी गई है तो ध्यान सुनना, 1 AMU लगभग जो आता है, लगभग वो आता है 1.67
इसको 1.6 ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, जो कि आपको बता देता हूं लगभग 1/Na, यानी जिसको Na को मैं एवोगैड्रो नंबर कहता हूं, ग्राम के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। 1 AMU में एक्चुअली में 1 AMU जो होता है वो इसके बराबर, इस मास को ही AMU कहते हैं। इतने मास को हम लोग क्या बोल देते हैं, AMU कहते हैं, क्योंकि बार बार हमें यह नहीं लिखना पड़े कि मान लो 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप, बार बार मुझे ये वर्ड ना लिखना पड़े, इसके लिए इन लोगों ने AMU वर्ड बना रखा है। और एक AMU यानी कि हम कार्बन के एक एटम को, कार्बन के एक एटम के 12वें हिस्से का मास देखेंगे तो इतना होगा, कार्बन के एक एटम के 12वें हिस्से का मास इतना होगा, जो कि इसके बराबर होता है। जहां पर Na का मतलब याद रखिएगा तो होता है ये एवोगैड्रोस नंबर, जो कि होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से इसको डिवाइड करोगे इसके बराबर आएगा। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि 1 AMU जो होता है ना, लगभग मास ऑफ प्रोटॉन लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के आसपास ही होता है। लगभग बोला मैंने, है ना, ये लगभग एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। तो यानी अगर तुम देखोगे एटॉमिक मास निकालना चाह रहे हो किसी भी चीज का, तो AMU के अंदर ये बातें जरूर ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंटली कुछ बातों को अगर याद रख पाते हो तो बहुत ही बढ़िया है, याद होना ही चाहिए था। वैसे तो ये हमने छोटी क्लास में ही पढ़ा होता है। कुछ मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ जिसके एटम्स लूंगा। यहाँ पर एलिमेंट्स ले लिए मैंने, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। मान लो मैंने यहाँ तक ले लिया। अगर तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे बता दो जरा कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा हाइड्रोजन का, तो अब बोलोगे सर इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU। हीलियम का कितना होता है 4 AMU। लिथियम का कितना होता है, एक्सपेरिमेंट से निकाले जाते बच्चे 7 AMU। इसका कितना होता है 9 AMU। इसका कितना होता है 11 AMU। इसका कितना होता है 12 AMU, एक एटम का मास है। और ये कितना होता है 14 AMU। ये कितना होता है हमारा 16 AMU। ये कितना होता है हमारा 19 AMU। ये कितना होता है हमारा 20 AMU। तो दीज आर द एटॉमिक मासेस। एक्चुअली में ये एटॉमिक मास है जो कि हम लोग देखते हैं। तो जब जब एटॉमिक मास में AMU 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 लिख रहे हो तो तुम एक एटम का मास निकाल रहे हो, एक एटम का मास निकाल रहे हो। और ये वाला किसके बराबर होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और अगर किसी को केजी में चाहिए तो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एटॉमिक मास क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होती है ना। क्या सबको बात ये क्लियर रहेगा? क्या ये सबको बात क्लियर रहेगा? क्या ये सबको बात क्लियर रहेगा? कई बार बच्चों के मन में एक सवाल आ जाता है, मैं वो भी यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मन में एक सवाल होता है कि सर एक बात बताइए, वाई C12 ओनली, वाई C12? पर आपको बता दो शुरुआत में साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन गैस भी लिया था, बीच में ऑक्सीजन गैस वगैरह लिया था, इन सब पे भी बहुत सारे काम किए थे उन्होंने, लेकिन बाद में इसको रेफरेंस के तौर पे रख लिया गया। क्यों रेफरेंस तौर पे रखेगा? वाई दिस इज ओनली, तो यही रेफरेंस क्यों है? क्योंकि पहली बात C12 आइसोटोप जो है ना, आइसोटोप इज हाईली अबंडेंट। हाईली अबंडेंट का मतलब क्या होता है कि जो इजीली अवेलेबल हो। भाई तुम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि तुमने कोई रेफरेंस में ऐसी चीज सेट कर दी जो बहुत रेयर है, तो कल को चल के कोई चैलेंज करे, कोई देखना चाहे, कैलकुलेशन को वेरीफाई करना चाहे, तो कहां से खोज के निकालेगा? ऐसी चीज नहीं लेनी कि रेयर ऑफ रेयर उठा लिया ताकि किसी को पता ही ना चले। नहीं, साइंस इसका नाम नहीं है। साइंस जो होती है वो ऐसे बनाई जाती है जो वेरीफाइबल हो। मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, कोई भी वेरिफिकेशन में ला सकता है। तो इसीलिए ऐसी चीज को लिया जो कि पहली चीज क्या है, हाईली अबेंडेंट है, इजीली मिल जाएगा, कार्बन का सोर्स बहुत ज्यादा है, मिल जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव एंड हाईली स्टेबल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि कई चीजें ऐसी होती है एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में जिसमें से अल्फा बीटा गामा की रेडिएशंस निकल रही होती है, अल्फा बीटा गामा निकलते रहते हैं, इनमें से जो निकलते हैं ना जिसकी वजह से वो धीरे 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 खत्म होते रहते हैं। तो हम ऐसे एलिमेंट को कभी भी रेफरेंस में रखने की कोशिश नहीं करते जो रेडियो एक्टिव हो, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है, उसका न्यूक्लियस टूट रहा होता है, वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। तो ऐसे रेडिएशन को कभी भी जो रेडिएशन छोड़ रही होती है उसको रेफरेंस में नहीं रखते, स्टेबल चीज चाहिए होती है। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो ये दो मेन रीजन रहे हैं जिनकी वजह से हम लोगों ने C12 को चूज किया हुआ है। और ये बात समझिए, C12 को चूज किया हुआ है, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक, है ना। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब ये क्या है फिर देखो जरा, एवरेज एटॉमिक मास क्या है। एवरेज एटॉमिक मास के बारे में सुन लेना, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में सुन लेना, ये क्या होता है तुमको पता है। एक चीज तो है नहीं, कई बार जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन देखो 1 1 है ना, हाइड्रोजन का एक और होता है 1 2, हाइड्रोजन का एक और होता है 1 3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं याद है तुम्हें, प्रोटियम। इसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्यूटेरियम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, ट्राइटियम। ये सब कौन है, आइसोटोप है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। तो ऐसे वालों का मास क्या लेंगे, हमारे सामने चैलेंज है ना कि इस वाले एटम का मास क्या लें भाई। एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास जो है 1 1 1 तो ठीक है, पर मास क्या लें। ऐसे ही देखो क्लोरीन होता है, क्लोरीन 1735, एक और होता है क्लोरीन 1737, बताओ। ऐसे ही नाइट्रोजन भी होता है, आइसोटोप से ही सारे, ये सब कौन है, आइसोटोप से। जैसे नाइट्रोजन का 714, नाइट्रोजन का 715, ऐसे आप देखोगे ऑक्सीजन का भी होता है 616, 816 होता है ना, 6 नहीं, 816, 817, 880, ये सब क्या है इसके, आइसोटोप्स, दे आर द आइसोटोप्स। कार्बन का तुमने अभी देख ही लिया, मैंने बोला था एक C612 होता है, एक C614 होता है, मतलब 14 एक 12 होता है। तो ये सब कौन है, तो दीज आर द आइसोटोप्स। तो हमारे सामने तो चैलेंज आ गया, हमारे सामने तो क्या आ गया, चैलेंज आ गया, दीज आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के तो यार बहुत सारे मास वगैरह आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आप जैसे ये एलिमेंट लिखा ना, कई बच्चों को पता नहीं होगा तो बता देता हूँ। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे लिखा है 714 लिखा है, तो ये तो मेरे लिए कौन है, ये मेरा एलिमेंट है। ये क्या चीज होती है, ये एटॉमिक नंबर होता है। और ये क्या चीज होता है, यही तो हमारा मास नंबर होता है। अरे बात समझ में। तो इसको कैसे देखा जाता है, इसका कैसे निकाला जाता है, ये वाला फॉर्मूला देख लेना, इसका फॉर्मूला है परसेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस वाले में हम लोग ऐसा करते हैं AAM, यानी एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है हमारा कि परसेंटेज ऑफ अबंडेंस, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, फर्स्ट आइसोटोप इनटू जो उसका हमारा मास है, जो उसका मास नंबर, अरे बात सर, प्लस फिर दूसरे वाले का परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू जो उसका मास नंबर है, प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय। यानी क्या करना है मेरे को, हमारा उसका मास लेके चलना है कि उसका मास नंबर क्या है, और मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, अबंडेंस के साथ। कितनी परसेंटेज, कितनी उसकी क्या है बताओ, परसेंटेज, कितनी परसेंटेज। जैसे कि तुम्हें मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, एक एग्जांपल जैसे क्लोरीन है 1735, ये आपका करीबन करीबन एनवायरमेंट में 75% होता है, एंड क्लोरीन एक और होता है 1737, ये करीबन 25% होता है। परसेंटेज की डिटेल आपको चिंता नहीं करनी, परसेंटेज की डिटेल आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, तो परसेंटेज सब कुछ दिया रहेगा, मास वास सब कुछ दिया रहेगा। अब मैं कह रहा हूं इसका क्या निकालो, फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, इसका आम निकाल दो इसका आम निकाल दो, क्या निकालू आम, इसका देखो जरा। अब यहां से अगर हम निकालें तो क्या होगा बताओ, पहले वाले का देख लो, पहले वाले का देख लो कितनी परसेंटेज है, तो सर 75% है। मास, इसका मास नंबर कितना है बताओ, यहाँ पर 35 है, इसकी परसेंटेज कितनी है 25 है, मास नंबर कितना है 37 है, मास नंबर ये वाला, ये वाला डिवाइडेड बाय क्या लूंगा यहाँ पर 100 ले लेता हूँ। तो मुझे बताओ इनको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आएगा 3550 अपॉन में 100
इसको इससे काट दोगे तो आ जाएगा 35.5। 35.5 एएमयू लिख लो या यू लिख लो। इसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कि जब आपको दिया होगा परसेंटेज आपको दे दी जाएगी, उसकी चिंता नहीं करनी। जैसे मान लो सवाल एक ऐसा आया था एग्जाम में आता है ये वाला बताओ कैसे करोगे, बताओ इस वाले सवाल को हम कैसे करें, ये बढ़िया है जैसे अभी मैंने करके दिखाया था आपको। भैया क्या कह रहा है, बोरोन के पास 2 आइसोटोप्स है, ये वाला आइसोटोप है और रिलेटिव अबंडेंस की परसेंटेज ये दे रखी है, तो मुझसे बोल रहा है कि बताओ इसका एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोल या एटॉमिक वेट बोलूं, बात है कितना निकालना तो बताओ। तो इसका भी क्या निकालना है, आम निकालना है। आम कैसे निकालोगे बताओ, कितनी परसेंटेज है भाई इस वाले की, पहले वाले की बताओ। सर ये 20% है। कितना मास नंबर है इसका, सर 10। दूसरे की कितनी परसेंटेज है बताओ, 80% है। कितना मास नंबर है बताओ, 11 है। डिवाइड बाय कितना हो गया सर, ये 100 हो गया। अब यहाँ पर क्या 200 हो गया, ये 200 हो गया। इसको करोगे कितना हो जाएगा 880। 880 डिवाइड बाय कितना आ गया, 100 आ गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा बताओ, 1080 आएगा अपॉन में 100। इसको इससे काट दो तो कितना आ गया 10 ये वाला ऑप्शन सेम है। फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाते जाओगे खटाखट आता जाएगा। ये वाला देखो, ये तो मेरे ख्याल में अब देखो सवाल उसमें चेंज क्या किया है। बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स, जो भी बताया था मैंने आपको। एटॉमिक मास 10 और 11 दे रखा है रेस्पेक्टिवली। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, इफ दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास इतना, तो अबंडेंस ऑफ परसेंटेज पूछ रहा है। क्या इस बार उल्टा सवाल कर दिया। इस बार आपको एक बात समझ लो कि मैंने आम दे ही दिया था, कितना था 10.8। 10.8 81 है, 10.8 ले लो, 10.8 ले लो। अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, B10 है, इसको मैं x% मान लेता हूँ। B11 है, टोटल तो 100 ही हो गए ना, तो 100 में से क्या कर लो, x कम कर लो, कितनी परसेंटेज हुई। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, बताओ है क्या फॉर्मूला था। तो भाई पहले वाले का परसेंटेज कितना सर, ये x ले लो इसका, ठीक है। कितना मास नंबर है उसका बताओ, मास नंबर कितना है बताओ, 10 है। फिर कितना है इसका सर, ये 100 माइनस एक्स। मास नंबर कितना है सर इसका, 11 है। डिवाइड बाय क्या करोगे सर, 100 करो। ये वाला कितना है सर, ये बताओ, अभी मैंने बताया था 10.8 ले लो, ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ये कितना हो गया 100, 1100 हो जाएगा, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई कर देना। माइनस का 11x, 1100x हो जाएगा, अपॉन में कितना हो गया 100 हो गया। क्या करो आप उसको उधर लेके चले जाओ, उधर लेके चले जाओ, तो 10.8 इंटू कितना हो गया 100 हो गया। इसको इसमें से लेस कर लो यार, कितना आ जाएगा सर, माइनस का x आ जाएगा, प्लस का 1100 आ गया, अपॉन में कितना आ गया 100 तो जा चुका है। अब क्या करें, अब x को उधर ले जाओ, बाकी को इधर ले आओ, तो x इधर आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 1100 माइनस का तुम्हें पता ही है 1080 आ जाएगा, 1080 पॉइंट हटा दूंगा, 1080 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1100 है, ये 1100 में से 1080 घटा दो तो कितनी परसेंटेज आ जाएगी, तो 20% आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1100 है ना, 20 आ जाएगा, 20 तो 20% आ गया। अच्छा इफ मैं कहता हूं कि B10 जो था वो 20% आ गया, तो बता सकते हो मेरे को B11 कितने का है, तो सर ये आ गया आपका 80%। तो उसने मुझसे किसका पूछा है, B10 का। B10 मतलब 20%, B10 जो हो गया मेरा 20%। सेम वही सवाल है, घुमा के पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं सवाल। अगला देखो, गिवन दैट द अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स, आयरन का दे रखा है, ये परसेंटेज वगैरह भी दे रखी है आपको, एटॉमिक मास ऑफ द आयरन निकालना है, मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल भाई आपको ये परसेंटेज निकाल के दिखानी पड़ेगी, एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, AAM इक्वल टू परसेंटेज कितनी है बताओ, एक है 5%, सर ये 5% है, इसका कितना 54, इसका ये कितना है बताओ 90%, इसका कितना 56, इसका मास कितना है 5%, दूसरे का कितना मास है बताओ 57। डिवाइड बाय क्या करोगे 100, डिवाइड बाय क्या करोगे 100 कर दोगे। कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना, मेरे ख्याल में इसका आंसर याद है, इसको कैलकुलेट कर लेना, सेम आएगा, सेम तरीका वही है। आगे देखो, अब क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या होता है, अगर हम इसको देखें, रिलेटिव एटॉमिक मास को राम बोल देते हैं हम लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास को राम बोल देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहता हूं किसी का, तो कैसे निकाल सकता हूं, तो मैं बताता हूं। यहां पर ऊपर लिख देना एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होगा,
नीचे आएगा हमारा 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। मतलब नीचे 1 AMU हो गया। अगर मैं पूछता हूं, मुझे बताओ कि अगर मैं पूछता हूं राम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, बताओ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, बताओ जरा, बताओ। तो सर एटॉमिक मास हाइड्रोजन कितना होता है 1 AMU। नीचे भी कितना आ गया 1 AMU। कट गया सर, ये कितना आ गया 1। यानी एक ये यूनिटलेस चीज होती है। क्या होती है? यूनिटलेस चीज होती है ना। राम सर की, राम की यूनिट नहीं होती, राम तो राम ही होते हैं, लास्ट में कुछ नहीं लगाते, राम 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 है, कृष्ण है ना, बिना यूनिट के है। तो ये राम जी भी है ना, बिना यूनिट के है, बिना यूनिट के हैं, बिना टाइटल के हैं भाई। अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पर RAM किसका निकालना है, मान लो हीलियम का निकालना है, हीलियम का निकालना है, तो कैसे निकालू बताओ। हीलियम का क्या होता है बताओ, 4 AMU होता है, नीचे 1 AMU होता है। काट दो इसको, कितना आंसर आ गया 4 आ गया। ऐसे बोल दो कि अगर मैं पूछता हूँ कि बताओ राम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बताओ, तो इसका होता है 16 AMU, नीचे 1 AMU लिख दिया करो, काट दो इसको, कितना आ गया 16। समझ गए? बिना यूनिट के जो निकालते हैं वो हमारा एक तरीके से क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। अच्छा अब आगे ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या होता है, हम बोल देते हैं क्या, व्हेन मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। आप यूं समझ लो एक तरीके से ये क्या चीज होती है, तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 यानी 1 मोल। आगे मोल की कंसेप्ट को दिखाऊंगा। मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लेके चलते हो, है ना, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। उसी को आप ग्राम एटॉमिक मास बोल देते हैं। अच्छा जैसे एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला मुझे बताओ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे बताओ जरा। तो सर क्या होगा कि आप जरा मास को एक्सप्रेस करोगे किसके अंदर, ग्राम के अंदर। तो वैसे 1 होता है तो 1 ग्राम, 1 ग्राम ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा इसका मैं बता दूं आपको थोड़ा, ये इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दूं, अगर कई बच्चों को नहीं समझ में आया हो तो मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। जैसे तुम मुझे बताओ अगर मैं पूछता एक एटम का मास तो कितना बताते, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो तुम कितना बता देते, तो सर बता देते हम लोग 1 AMU बता देते। मैंने कहा ठीक है, तो तुमसे पूछता हूं मैं कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का क्या हो जाता बता। तो सर अगर एक एटम का इतना है तो इतने एटम का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 AMU इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा हाँ। अच्छा तुम बताओ 1 AMU को क्या मैं, यहां देखना जरा, एक बताता हूं आपको। मैंने कुछ बताया था, 1 AMU को मैं क्या 1/Na ग्राम भी लिख सकता हूं, 1 AMU को 1/Na ग्राम भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही है? अब बताओ क्या मैं इसकी जगह पे 1/Na ग्राम लिख सकता हूं, और इसको भी तो Na ही कहते हैं, ये भी तो कट रहा है, इससे कट गया, आंसर कितना आ गया 1 ग्राम। इसीलिए ये यूनिट बदल जाएगी, नंबर्स नहीं बदलेंगे। अगर कोई बोले बताना GAM ऑफ O कितना होगा, कुछ नहीं 16 ग्राम कर दो, AMU हटाओ ग्राम लगाओ। अगर मैं पूछ रहा हूँ GAM ऑफ हीलियम पूछ लू मैं आपसे, बताओ क्या लगाओगे, है ना, AMU हटाओ ग्राम लगाओ, 4 ग्राम। अरे बात, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास में कुछ नहीं होगा, ग्राम आ जाएगा यूनिट, ग्राम आ जाएगा यूनिट 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए, ठीक है, ये 1 मोल के लिए होता है, फॉर 1 मोल ये होता है हमारा फॉर 1 मोल एटम्स। और 1 मोल का मतलब मैं बता ही रहा हूं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अच्छा सर आगे देखो, अब अगला मैंने मोल ही ले लिया ताकि तुम्हें मोल से कंफ्यूजन ना होने लगे। मोल तो वैसे यूनिट होती है, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो सबको पता है। लेकिन आपको इसके अलावा बता दूं और बोले 1 मोल कितना होता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज
इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एंटिटीज, यानी कोई एंटिटी में सब्सटेंस हो गया, कोई आयन हो गया, कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, एटम्स हो गए, कुछ भी ले सकते हो। तो इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। फिर C12 ले लिया, हाँ भाई रेफरेंस में यही है। अगर तुम्हारे पास कार्बन का 12 ग्राम होता, कार्बन के ऐसे से उठा लीजिए, ये कार्बन है, ये ना कार्बन, और ये 12 ग्राम है कार्बन है। इसके अंदर गिनने बैठोगे ना, गिनो 1 2 3 ऐसे गिनोगे तो तुम्हें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिलेंगे। मुझे की बात बता रहा हूं आपको, इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। और आपको बता देता हूं 1 मोल हमेशा किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एंटिटीज। एंटिटीज माने एंटिटीज कोई बोले तो क्या, इसमें एटम भी हो गया, इसमें कोई बोले तो मॉलिक्यूल आ गया, इसमें आयंस आ गए, जो चीज उठा ले उसको हम लोग एंटिटीज बोल देते हैं। तो 1 मोल मने कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन मत पाल लेना। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसी को हम लोग Na कहते हैं। Na माने क्या होता है हमारा, एवोगाड्रोस नंबर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। समझे? तो 1 मोल मतलब क्या, इतना। अच्छा एक और बात बता देता हूं मैं आपको, एक चीज इस्तेमाल होगी, एसटीपी। एसटीपी होगा तो अगर मैं आपको बताऊं तो वैसे एसटीपी के रिगार्डिंग मैं भी एक चीज और बताता हूं मैं आपको, मोल के रिगार्डिंग एक और बात बताता हूं। पहले तो ये समझ में आ गई होगी आप बात, आपको है ना, ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, बहुत ध्यान सुनिएगा। हाँ ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप ध्यान सुनिएगा कि तीन चीजें इस्तेमाल, नोट है आपके लिए। एक वर्ड इस्तेमाल कहीं कहीं मैं करूंगा, एसटीपी। एसटीपी एक जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूं मैं, कहीं एनटीपी, और कहीं पर इस्तेमाल कर सकता हूं एसएटीपी। मैं बता देता हूं, इसका मतलब होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसका मतलब होता है हमारा स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये होता है। इस वाले में बता देता हूं साफ साफ कि अगर मैं एसटीपी लेके चल रहा हूं तो टेम्परेचर, ठीक है, यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम, इसको मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। मोल पे निकाल रहे हो ना ये 1 मोल पे। अच्छा इसमें क्या होता है वो ध्यान से देखना। अगर आप क्या कर रहे हो, एसटीपी ले रहे हो तो टेम्परेचर होगा हमारा 273 केल्विन, प्रेशर जो होगा दिस इज 1 atm, वॉल्यूम जो होगा 22.7 लीटर। अगर मैं एनटीपी ले रहा हूं 273 केल्विन, इसको 1 बार कर देना, ये 22.4 लीटर। और एसएटीपी में इसके अंदर 298 केल्विन, इसका जो प्रेशर होगा ये बार में ही रखा गया है, ये होता है हमारा 24.8 लीटर। मैं आपको बता देता हूं कि पुरानी ओल्ड प्रिंट्स के अंदर ध्यान सुनते जाइएगा, ये वाला जो मामला मैं कह रहा हूं एसटीपी वाला, देखोगे ना तो पुराने ये हमारे ना ये न्यू है, ऐसा ओल्ड में 22.4 ही दिया हुआ है। आप ओल्ड प्रिंट बुक में देखोगे तो 22.4 दिया हुआ है इसका। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं एज पर क्वेश्चन, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, है ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको। ज्यादा टेंशन मत लेना। हम ना एनटीपी को और एसटीपी को लगभग क्या मानेंगे, सेम मानेंगे,
और तुम 22.4 लीटर लेना। ये अपडेट है ना, नए में अब ये चेंज हो गया है। पहले पुराने के अंदर जो था ना 22.4 लीटर ही होता था ये, पर अब इसको चेंज कर दिया गया, चेंज कर दिया है। लेकिन आज भी हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन के नाम पे 22.4 लीटर ही लेते हैं, तो हमें टेंशन नहीं पालेनी, हमें 22.4 ही लेना है न्यूमेरिकल निकालते हैं। पर हाँ, मैं अपडेट तो हो चुका है, अपडेट ये हो चुका है, इसलिए आपको रियल डेटा वाला बता रहा हूं मैं आपको, ये यही चल रहा है। इसमें प्रेशर बदलने से वॉल्यूम में थोड़ा क्या आ जाता है, चेंज, पर न्यूमेरिकल के पर्पज से बाकी सारे काम जो हम लोग इसी से करेंगे, इससे करेंगे। समझ में आ रही है बात? ये 22.4 लीटर को क्या लिख सकते हो आप, 22,400 ml भी लिख सकते हो, 22400 मिलीलीटर भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? हाँ, अपडेटेड वर्जन है, तो कहीं एसटीपी बोल दूं ना तो ये डरना मत, एसटीपी बोलने लग जाऊं तो मैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। और मैं इसमें एक बात बताना चाहता था क्या, कि अगर किसी का मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस वगैरह ले लिया या कोई सब्सटेंस ले लिया, मोलर वॉल्यूम वगैरह ले लिया, है ना, तो पता है कितना, 22.4 लीटर ही लेंगे एट एसटीपी बोल दूं, एनटीपी बोल दूं, इस पर 1 मोल ही होता है, ये 1 मोल ही होगा। तो अगर मेरे पास 1 मोल O2 गैस है, 1 मोल H2 गैस है, 1 मोल मेरे पास लेट से N2 गैस है, 1 मोल लेट से Ne गैस है, नियॉन गैस है, इनमें से कोई सा भी गैस ले लिया मैंने, कोई सा भी गैस, अगर मैंने इसको किस पे रखा है बताओ, एट एसटीपी रखा है, अगर मैंने एसटीपी रखा है तो याद रखना इनका वॉल्यूम जो आएगा, मोलर वॉल्यूम, वो 22.4 लीटर ही होगा। यानी इनके एक मोल एट एसटीपी पर 22.4 लीटर होगा। आ रही है बात समझ में? चाहे कोई भी चीज कैसी भी हो, कोई सी भी गैस हो, मोलर वॉल्यूम सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर के ऊपर इनका मोलर वॉल्यूम सेम आएगा। दिस इज 22.4 सही है, ध्यान रखना भाई, ये वैल्यू याद रखना। अच्छा, मोलिकुलर मास क्या होगा, तो मोलिकुलर मास का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे H2O लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो इसमें क्या क्या आएगा बताओ, तो ये है मास ऑफ हाइड्रोजन लूंगा प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन लूंगा। तो मुझे बताओ यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन 2 है ना, तो 2 इंटू में आपको पता है एक का एक AMU होता है, प्लस इसका क्या है, एक इंटू में इसका एक 16 AMU होता है, यानी कितना आ जाएगा बताओ, तो सर ये आ जाएगा 2 AMU प्लस का 16 AMU, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 18 AMU। 18 AMU लिखो या 18U लिखो, एक ही बात, तो कुछ नहीं है, मास ऑफ मॉलिक्यूल वही है, सिंपल सी बात है। जैसे मैं एक और समझा देता हूँ, जैसे मान लो मुझे एक और निकालना है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे H2SO4 का निकालना है, तो इसका क्या करूँगा, 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, यानी 2 प्लस 32, इन सबके मास होते हैं बच्चे, और ये दे दिए जाते हैं, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल समझा के बस, और प्लस का 64 हो गया, तो दिस इज 98 AM आई बात सर। SM निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, है ना। ये एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे H2O लिखा था मैंने, तो अगर मैं इसका 18 AMU लिखता हूं और एक बार में 18 ग्राम लिखता हूं, तो ये क्या चीज है, तो ये है मॉलिक्यूलर मास, और फिर ये क्या चीज है, तो ये कहलाएगा हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर, इसको मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है। सिंपल बात है, सिंपल बात है। ग्राम में कह दिया तो ग्राम हो जाएगा, और AMU में कह दिया तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। आई बात समझ? अगला देखो,
फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या होता है? ये भी एक तरह से मॉलिक्यूलर मास ही होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये ना आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि NaCl, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड। तो जैसे कि अब तुम्हें पता है इसका निकालना है तो इसका 23 होता है सोडियम का, प्लस 35.5 यानी 58.5, है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, ये मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बस आयोनिक कंपाउंड के लिए होता है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, यानी फॉर्मूला मास ही है मॉलिक्यूलर, लेकिन जनरली किसके लिए यूज किया जाता है? यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला देखो, मोलर मास। मोलर मास का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस कॉल्ड मोलर मास। भाई 1 मोल है तो 1 मोल का जो मास होगा उसी को मोलर मास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं क्या चीज निकालना है मेरे को, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना, तो क्या करूंगा बताओ? इसका मोलर मास अगर मुझे निकाल के दिखाना है तो 1 मोल का लेना है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया ना मैंने, 1 ग्राम। अगर कोई बोले मोलर मास ऑफ वाटर बोल रहा हूं तो कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। ग्राम में लगा देना, जो GAM और जैसे तुमने जो निकाला था ना हमारा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, ये वही होता है। जो GAM होता है वही मोलर मास होता है, जो GMM होता है वही मोलर मास, वही मोलर मास। 1 मोल के लिए तो यही तो इस्तेमाल करते हो, तो वही होता है, सिंपल सी बात है। आगे देखो, एक मैंने इसलिए स्लाइड तुम्हारा बुला दिया, यहां पर जरा देख लेना एक बार, क्या कहते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास? मतलब क्या मैंने लिखा है, समेशन ऑफ MI NI और नीचे समेशन है NI का। MI NI मतलब N1 M1 प्लस N2 M2, जितने भी चाहो उतने खोल सकते हो। नीचे खुलेगा तो N1 प्लस N2, N माने नंबर ऑफ मोल हो सकता है या परसेंटेज ऑफ मोल हो सकता है, और M का मतलब मॉलिक्यूलर मास होता है। M का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर। जैसे मान लो क्वेश्चन इसके ऊपर, क्वेश्चन ये आते हैं 100 के, है ना। मैं बिना फालतू बात करे हुए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जल्दी से करा दे रहा हूँ, ताकि आप एकदम फोकस होकर अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सको और आपके अच्छे नोट्स बन जाए। आ रही बात सुन। तो जैसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। मॉलिक्यूल दे दिया इसने H2O2 N2, परसेंटेज दे दिया 60 10 और 30। ये मोल्स में भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकता है। तो क्या फॉर्मूला हो जाता है? N1 M1 N प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, क्योंकि 3 है ना इसलिए 3 तक खोल दिया। नीचे टोटल नंबर ऑफ मोल आ गया। N1 माने क्या? नंबर ऑफ मोल्स का परसेंटेज 60 10 और 30, N1 N2 N3। और M1 इसका मोलर मास इसका क्या हो गया? 2, हाइड्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32, इसका नाइट्रोजन कितना हो गया? 28। कैलकुलेट करा, हमारा आंसर आ गया 12.8 U। यानी सब कुछ दिया रहेगा, मोल परसेंटेज दिया रहेगा, मोलर मास आपको पता ही होता है, मोलर मास से इनटू करके निकाल दोगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। आगे देखो, कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स। अगर तुम्हें क्या निकालना हो? नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो केस नंबर 1 पहला, व्हेन मास इज गिवन। अगर मास दिया हुआ तो तुम्हें ना नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने, फॉर्मूला होता गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसको तुम ऐसे लिख देना, N से गिवन मास को मान लो W से, मोलर मास को कैपिटल M से, ऐसे लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा जी सर, दूसरा दिखाओ। अगर मेरे को केस नंबर 2 यूज करना है, क्या इस्तेमाल करना है? व्हेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल वगैरह दे रखे हैं आप, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो कैसे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स जो भी है, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी Na, यानी कि N।
इसको मैं अगर फॉर्मूला वाइज लिख दूं तो n इक्वल टू n अपॉन में n a लिख देता हूं, n अपॉन में n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, na माने 6.022 इंटू 10 की बात। और केस नंबर 3, व्हेन वॉल्यूम इज गिवन एट ST, ये ओनली फॉर गैस होता है, ओनली फॉर, ये दोनों के लिए लगा सकते हो, लिक्विड के लिए लगा लो, गैस के लिए लगा लो, सॉलिड के लिए लगा लो, सबके लिए लगा लो, तीनों के लिए। ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड, ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो गिवन वॉल्यूम को मैंने V मान लिया, तो इसको 22.4 लेना है, STP पे 22.4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको n इक्वल टू V अपॉन में 22.4 लीटर में ले सकते हो, ठीक है ना। ये हमारा एक और फॉर्मूला है। तो तीन फॉर्मूले हैं, आपको जो दिया होगा सिचुएशन में, उस सिचुएशन के हिसाब से तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि पहला क्या, मास गिवन हो तो ये लगा लो, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो तो ये लगा लो, और फिर उसके बाद वॉल्यूम दिया हुआ हो तो ये लगा लो। ये सबके लिए लगा सकते हो, ये दोनों के लिए लगा, तीनों के लिए लगा सकते हो, है ना। वो सिर्फ गैस के लिए वैलिड करता है, सिर्फ गैस के लिए वैलिडेट करता है, वॉल्यूम वाला कंसेप्ट सिर्फ गैस के वैलिडेट। समझ में आ रही बात एक चीज। आगे देखो, एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी क्या होती है, तो हमारा एटॉमिसिटी होता है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिखा H2, H2 की एटॉमिसिटी बताओ कितनी, 2 होगी, 2 एटम है। O3 की कितनी होगी, 3 होगी। H2O की कितनी होगी, 3 होगी, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। जैसे H2SO4 की कितनी होगी, 2 3 और ये 4, 7 हो गया। जैसे मैंने लिख दिया HCl है, HCl की कितनी होगी, 2 होगी। जैसे मैंने बोला CaCO3 की कितनी होगी बताओ, 3 4 1 5, 5 होगी। जैसे मैंने CO2 लिख दिया, बताओ इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 2 1 3 होगी। तो किसमें कितने एटम्स हैं वही उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। एक बार जरा देखना, मैं ना एक स्लाइड बढ़ा देता हूँ और मेरे को ना इसमें बताओ जरा, क्वेश्चन करने हैं हमको किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। मान लो मैंने कहा आपसे क्वेश्चन के तौर पर फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। पहला मैंने लिख दिया यहाँ पर 20 ग्राम ऑफ हीलियम। दूसरा मैं लिख दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। मान लो मैंने कह दिया यहाँ पर 22 नहीं लेते, 44 लेते हैं, 44.8 लीटर ऑफ O2 एट ST गैस है। अगर इन 3 सिचुएशन में मुझे क्या निकालना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, तो मैं कैसे निकालूंगा नंबर ऑफ मोल, पहले वाले बताओ कैसे करूंगा, सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो अगर मेरे को क्या करना है, इस वाले में, पहले वाले में निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना दिया मैंने, 20। हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4। काट दिया इसको, कितना आ गया, 5 मोल्स आ गया, 5 मोल्स आ गया। अच्छा दूसरा देखो क्या है हमारे पास, ये नंबर ऑफ एटम वाला जगह है, तो क्या कर दूं, नंबर ऑफ एटम अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। एटम कितने दे रखे बताओ, 6.022 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय कितना बताओ, Na मतलब क्या, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसके इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, कितना आ गया, 10 आ गया, 10 मोल्स। अगर मान लो मुझे ये निकालना है तीसरा वाला, ये वाला, तो इसका कैसे निकालूंगा, n इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4, है ना, STP पे निकालना है। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है मैंने यहाँ पर 44.8, और ये कितना होता है 22.4। काट दो इसको, कितना आ जाएगा सर, 2 आ गया, 2 मोल्स।
बात समझ में आई क्या? इसको समझाने के लिए मैंने बता दिया है ताकि आपको ये पता रहना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम नहीं, नंबर ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है। ये कब पे लगाया मैंने? इस वाले में देख सकते हो मास गिवन था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था? मास गिवन था। इस वाले सवाल में देखो मास गिवन है, इस वाले में देखो नंबर ऑफ एटम गिवन है, इस वाले में देखो क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। तो तीनों के एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि किस तरीके से करे जाते हैं अगर मुझे क्या निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो। सिंपल एग्जांपल है, समझने के लिए काफी था। अगर मुझे क्या निकालना होता है, मान लो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, तो यार इसके दो फॉर्मूले मेनली हम इस्तेमाल करेंगे। पहला अगर मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी कर देना ये। और अगर तुम्हें क्या करना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na करना, एटॉमिसिटी मत करना। क्यों नहीं करना एटॉमिसिटी? क्योंकि एटॉमिसिटी इसलिए करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी देख रहे हो मॉलिक्यूल निकालना है। एटॉमिसिटी तो जब करोगे ना जब एटम्स चाहिए, बिना एटम्स के निकाले थोड़ी कर दो क्या। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं कि फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, मान लो ये सवाल करना है, कैसे करूंगा बताओ? मैंने बोला ना कि क्या करना है आपको, पहले अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटॉमिसिटी करना। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे इसका, गिवन मास 90, मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, एवोगैड्रो नंबर Na, और एटॉमिसिटी कितनी होगी इसकी बताओ, 3 होगी। कितना कट गया हमारा ये 5 इंटू Na इंटू 3, यानी आंसर आ गया 15 Na। चाहो तो Na खोल सकते हो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से खोल सकते हो। ये नंबर ऑफ एटम्स आ गया। अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो मैं कह रहा हूं क्या, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ H2। सिर्फ मैं इतना बोल देता तो सवाल में चेंज है, सवाल में चेंज है, मतलब आंसर में चेंज आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, यहां पर नंबर ऑफ क्या आएगा, मोल्स। हाँ जी सर, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में n। अब इसमें एटॉमिसिटी इनटू नहीं करनी। क्यों नहीं करनी एटॉमिसिटी इनटू? क्योंकि आपको एटम निकालने ही नहीं, आपको तो मॉलिक्यूल निकालने। तो नंबर ऑफ मोल क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास वाटर का 18 और Na हो गया, काट दिया इसको, कितना आ जाएगा 5n। फर्क समझ में आ रहा है? कब एटॉमिसिटी लगाओगे, कब एटॉमिसिटी नहीं लगाओगे? एटॉमिसिटी एटम निकालते वक्त लगाओगे, मॉलिक्यूल निकालते वक्त नहीं लगाओगे, मॉलिक्यूल निकालते वक्त नहीं लगाओगे। आ रही बात समझ? जैसे मान लो ये वाला सवाल है इसके ऊपर है ना, ये वाला बढ़िया सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, नीट वगैरह जेई वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आप इसको बताओ जरा कैसे, क्या बोल रहा है मेरे को बताओ। मेरे कह रहा है कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एटम किसके पास। एटम बोल रहा है ना, एटम बोल रहा है ना, तो एटॉमिसिटी यूज करना चाहिए। तो इसके लिए पहले क्या कर लेता हूं, देख लो इसके लिए नंबर ऑफ एटम कैसे निकालना, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल करूंगा, क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स करूंगा इनटू Na करूंगा, इनटू में क्या करूंगा, एटॉमिसिटी करूंगा। ध्यान सुनते जाइएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल कैसे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखो गिवन मास 12 ग्राम दे रखा है, मोलर मास कार्बन का 12 और इनटू में क्या हो गया, Na हो गया, इनटू 1 हो गया, एटॉमिसिटी 1 क्योंकि एक ही एटम का निकालना है, एक ही एटम दे रखा है, तो काट दो इसको, कितना आ जाएगा सर, 2Na हो जाएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया। इसका बताओ, इसका बताओ क्या होगा। तो सर इसका भी आप निकाल लो, यहाँ पर नंबर ऑफ क्या निकालोगे, एटम्स निकालोगे। गिवन मास कितना है बताओ, 56, मोलर मास कितना है 56 दे रखा है, मोलर मास 56 इंटू Na इंटू 1, एक ही एटॉमिसिटी, काट दिया इसको मैंने, तो कितना आ गया, Na आ गया। इस वाले में बताओ कैसे निकालोगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे बताओ।
गिवन मास कितने का है बताओ, 27 का। मोलर मास भी कितने का है बताओ, 27 का। इनटू में कितना हो गया, Na इंटू 1। काट दो उसको, इसका भी काट दिया मैंने यहाँ पर, इसको भी काट दिया मैंने यहाँ पर। कितना आ गया, Na ही आएगा, Na ही आएगा, Na ही आएगा। इसका बताओ क्या होगा, इसका क्या है 108। नंबर ऑफ एटम पहले बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स। गिवन मास कितने का, 108। मोलर मास कितने का, इसका भी 108। इंटू में Na इंटू में 1, यानी इसका भी Na आ रहा है। अब बताओ सबसे, उसने बोला मैक्सिमम किसके पास है, तो मैक्सिमम भाई साहब इसके पास है, क्योंकि इसके पास 2 Na है, बाकी के साथ Na। तो हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर ऑफ एटम्स से रिलेटेड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, देखते जाओ फटाफट। एक वाली वाला बताओ, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। वन मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, CO2, एक मॉलिक्यूल बोला है, वन मॉलिक्यूल। तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, तो उसमें 8 होंगे, पर 2 है ये, तो कितना हो जाएगा बताओ यहाँ। यानी कि अगर आप देखोगे, यानी यहाँ पर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 6 + 16 22। याद रखना एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर ले रहे हो बराबर होता है किस चीज के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो न्यूट्रल होना चाहिए, कोई चार्ज वार्ज प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का कोई गेन या लॉस नहीं होना चाहिए। आगे बात समझ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 52 AMU ऑफ हीलियम और 52 ग्राम ऑफ हीलियम। बड़ा अच्छा सवाल है। जैसे केस नंबर 1 मेरे को बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे को, 52 AMU दे रखा है ऑफ हीलियम, और तुम केस नंबर 2 में देखो, केस नंबर 2 में देखो तो 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है। दोनों में फर्क है भाई, ये एटॉमिक मास दे रखा है, तो अगर तुम्हें क्या निकालना है बताओ, नंबर ऑफ एटम्स निकालना, नंबर ऑफ एटम्स निकालना। तो मास कितना दिया है बताओ, 52 दिया है, मास कितना दिया है बताओ, 52 दिया है, 52 AMU। तो गिवन मास अपॉन में जो इसका एटॉमिक मास है वही लिखना, कितना होता है 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 13 एटम्स। इसमें घबराना मत, यानी कि याद रखना व्हेन मास इज गिवन इन AMU तो वो एटम्स ही तो होते हैं, एटॉमिक मास ही तो होता है, उसमें एवोगैड्रो मल्टीप्लाई मत करना। एवोगैड्रो AMU दे रहा है ना, AMU दे रहा है, तो उसके अंदर फिर आपको क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है NO को। एटॉमिक मास दे तो सिंपल सिंपल आ जाएगा, 13 एटम आएगा, एटम तो वैसे ही है। पर अगर ग्राम में दे रहा है, किसमें दे रहा है, ग्राम में दे रहा है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो इंटू एटॉमिसिटी। ग्राम में दिया हो तो ऐसा करना, AMU में दिया है तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो उसके मास से, एटॉमिक मास। समझ में आई बात है, ऐसे भी समझो ना, हीलियम के एक एटम का मास 4 AMU होता है, तो 13 ही होंगे तभी 52 होगा। यहां से काट दो, इसका कितना आ जाएगा आंसर 13 Na। दोनों में फर्क है। आई बात समझ में, बढ़िया सवाल है ये वाला। अगला ये देखो हमारा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान समझ लेना। कह रहा है कि 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, X और Y दोनों एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और ये आपको 2 कंपाउंड बना के देते हैं, एक XY2 और एक X2Y3। तो केस नंबर 1 ले लेता हूं मैं यहां पर, जो कि मेरा XY2 और एक है X2Y3 है मेरे पास, एक और ले लेते हैं X2Y3 लेते हैं, X2Y3 है ना, एक X2Y3 लेते हैं। केस नंबर 2 X2Y3। आगे क्या बोलते हैं कि 0.05 मोल ऑफ XY2 हैज मास 5 ग्राम। क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं चलता हूं, ध्यान सुनना, कह रहा है कि 0.05 मोल ऑफ X2Y2 बराबर है 5 ग्राम। मैंने कहा तो 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल ऑफ XY2 कितना होगा, तो सर 5 अपॉन में 0.05 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये वाली चीज नीचे आ जाएगी, ऊपर करूंगा तो ऊपर क्या आएगा 500, काट दिया कितना आ गया 100, यानी 1 मोल
ऑफ XY2 बराबर 100 ग्राम हो गया। यानी इसका मोलर मास मुझे नहीं पता, तो मेरे को x प्लस का 2y दोनों का मास निकालूंगा तो वो 100 ग्राम के पास ही आएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मुझे नहीं पता x का कितना मास है, तो x का x मास मान लो, y का y मास मान लो, तो x प्लस का 2y 100 ग्राम के बराबर होगा। इस हिसाब से देखो X2Y3 में उसने मेरे को बोला हैज इतने मॉलिक्यूल है X2Y2 हैज इतने 85 ग्राम। नंबर ऑफ मोल निकाल लो पहले, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, ऑफ 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बताना जरा कैसे निकालते हो अगर तुम्हें पार्टिकल दिए हुए, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि 3.01 इंटू 10 की पावर 23 और 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर इसको इससे डिवाइड करते हो तो 0.5 आएगा, 0.5 मोल आएगा। यानी 0.5 मोल जो है ना X2Y3 वो कितना दे रहा है आपको, वो 85 ग्राम दे रहा है, 85 ग्राम। तो बताओ एक मोल का कितना मास होगा, 1 मोल X2Y3, तो 85 डिवाइडेड बाय 0.5, ऊपर ले चलता हूँ, काट दूं इसको, मेरे ख्याल में आ जाएगा 170, यानी इसका हो जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 170 ग्राम। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं, किससे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दूं, तो क्या होगा बताओ, सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड से अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो बताओ क्या होगा। तो सर ये हो गया आपका x प्लस का 2y इक्वल टू 100, मैंने कहा हाँ, और ये कितना है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 170, मैंने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x प्लस का 4y इक्वल टू 200, इसको कर दिया मैंने ऐसे का ऐसा ही, प्लस का 3y इक्वल टू 170, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया, ये आ जाएगा आपका प्लस y बच जाएगा, 4y में से y जाएगा, y बच जाएगा, इसमें से लेस करूंगा तो 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो y का मोल एटॉमिक मास ऑफ x और y निकालना है, y का कितना आ गया 30 आ गया। किसी भी इक्वेशन में चले जाओ, जैसे x प्लस का 2y इक्वल टू 100 में चले जाओ, x नहीं पता, 2 इंटू 30 इक्वल टू 100, x प्लस का 60 इक्वल टू 100, x इक्वल टू 100 माइनस 60, x इक्वल टू 40। तो x का आ गया हमारा, y का हमारा क्या आ गया 30 और x का आ गया हमारा 40। आ रही बात समझ में, सिंपल सी बात है। दो इक्वेशन तैयार की थी, एक मोल का मास निकाल लिया, इसके एक मोल का मास निकाल लिया, दोनों के 1 मोल को उसके मोलर मास से कंपेयर करके एलिमिनेट करके x और y का मास निकाल दिया, बहुत बढ़िया है। आगे देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 2.8 लीटर ऑफ H2 एट Sp2। ये भी आसान सवाल है, कैसे करूंगा बताओ, क्या निकालना है सर मेरे को, नंबर ऑफ एटम्स। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटॉमिसिटी, भूलना नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालूं इस बार नंबर ऑफ मोल कैसे निकालूं बच्चों, इस बार नंबर ऑफ मोल कैसे निकालूं बच्चों, नंबर ऑफ मोल वैसे ही गिवन, इस बार वॉल्यूम दिया, तो ऊपर क्या लिखूंगा 2.8 वॉल्यूम, नीचे 22.4, इतना ही लेते हो। एवोगैड्रो नंबर जो है हमारा Na रख लो, और एटॉमिसिटी कितनी की हो जाएगी, 2 की, एटॉमिसिटी 2 की हो गई। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 5.6 अपॉन में 22.4 टाइम्स ऑफ Na, इसको काट दूंगा तो ये आ जाएगा Na बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा Na बाय Na का मतलब तुम समझते ही हो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आ गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स हमारा हाइड्रोजन का। आगे देखो, इस वाले में क्या कह रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन इतने क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ CO2 एट Sp2। अच्छा फिर बताओ क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या, एवोगैड्रो नंबर इनटू क्या, एटॉमिसिटी। मैंने कहा बिल्कुल होता है। नंबर ऑफ मोल कैसे, वॉल्यूम कितना दिया है बताओ 1120 सेंटीमीटर क्यूब, 22.4 मैंने बताया ना, ये जो 22.4 22.4 लीटर लेते हो ना, एक्चुअली में इसको तुम 2200
22,400 ml भी लिख सकते हो। और ये जो ml होता है ना 22,400, ये वाला, ये क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी 1 ml जो होता है ना वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो कोई बात नहीं, इस बार नीचे 22,400 लिख दो इंटू Na, और एटॉमिसिटी 3 होगी इसकी, 2 ये 1 ये 3 हो जाएगा। अगर मैं यहां से कट कर दूं इसको तो कितना आ जाएगा बताओ? यहां से कट करो, ये कट जाएगा हमारे पास 20 बारी में, 20 बारी में 1 0 से 1 0 काटा, ये दुगुना था और 1 0 आ गया तो 20 बारी में, ठीक है। ऊपर कितना आ गया 3/20, 3/20 STP पे इतना आ जाएगा हमारे पास। अच्छा सर, अगला देखो, डेंसिटी की बात कर लेता हूँ, एक बार डेंसिटी की बात कर लेता हूँ। वैसे डेंसिटी क्या होता है तुम्हें पता है? डेंसिटी क्या होता है? 3 तरह से डेंसिटी, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, एक होती है मास डेंसिटी, एक होती है वेपर डेंसिटी। तो वैसे अगर मैं बोलूँ ना सिंपल सिंपल डेंसिटी बोलूँ, डेंसिटी, तो इसी को मास डेंसिटी कहते हैं। मास अपॉन में क्या आ जाता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर कोई बोले रिलेटिव डेंसिटी, क्या बोले? रिलेटिव डेंसिटी बोले, तो उसका मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल देते हैं। मतलब नॉर्मली मास अपॉन वॉल्यूम कर दिया तो डेंसिटी, किसी डेंसिटी के ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव डेंसिटी। ये यूनिट लेस होती है, इसकी तो यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये यूनिट लेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं। और अगर मैं यहाँ पर ये याद रखना, ये दोनों चीज जो है, ये वाली चीज, दोनों की दोनों किसके लिए? लिक्विड और सॉलिड के लिए वैलिड है। गैस के लिए थोड़ा अलग काम करना पड़ता है, अलग, गैस के लिए थोड़ा सा अलग काम करना पड़ता है। कैसे अलग काम करना पड़ता है वो देख लेते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, फॉर गैस की बात करता हूं, फॉर गैस, अगर मेरे पास सिंपली गैस है तो ना एक हमारे पास क्या होती है? आइडियल गैस। ऐसी गैस जो हमारे सारे लॉ को फॉलो करती है उसको हम लोग आइडियल गैस कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रख लेना, PV इक्वल्स टू nRT। बहुत काम आएगा, बहुत ही काम आएगा। P क्या चीज है? प्रेशर। V क्या चीज है? वॉल्यूम। N क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स। R क्या चीज है? एक कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नाम की चीज होती है। 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन यूनिट होती है। टेम्परेचर हमारा T होता है, समझ में आ रही बात नीचे? तो ये आइडियल गैस होती है। एक्चुअली में इसी से अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो देखो कैसे होगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा ओपन कर दूं बच्चों, तो बताना क्या होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ओपन हो जाए फॉर्मूला तो कैसे खुलेगा बताओ? तो सर PV इक्वल टू, ये N माने नंबर ऑफ मोल है, तो गिवन मास अपॉन में क्या? मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास, RT। मैंने कहा हाँ, तो P इधर ही है, M को इधर ले आया, ये गिवन मास अपॉन में वॉल्यूम कर दिया, ये RT कर दिया। M उधर चला गया P के साथ, V नीचे आ गया RT। यहां पर गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया ना, PM अपॉन में RT, PM अपॉन में RT। ये डेंसिटी का फॉर्मूला गैस के लिए भाई, गैस के लिए। तो एक बार बताओ, यहां से गैस की डेंसिटी निकालने हो तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक बार बताओ, डेंसिटी का मास से क्या रिलेशन आ रहा है? यहां से ये मास के साथ डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है मोलर मास डेंसिटी, क्योंकि अगर P कांस्टेंट कर दूं, R कांस्टेंट कर दूं, T कांस्टेंट कर दूं, सब कुछ कांस्टेंट कर दूं, तीनों को, मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? D1 अपॉन में D2 इज इक्वल्स टू M1 अपॉन में M2। प्रोपोर्शनलिटी में हम ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा कह देता हूं तो मैं दो चीजों की डेंसिटी को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। दो चीजों की डेंसिटी को मैं आपस में क्या कर सकता हूं? कंपेयर कर सकता हूं। इसीलिए एक नए, यहां से एक नई चीज का जन्म होता है, और वो चीज क्या है पता है? वेपर डेंसिटी, गैस के लिए। नोट है,
क्या चीज? वेपर डेंसिटी का जन्म होता है। वेपर डेंसिटी का जन्म होता है। वेपर डेंसिटी क्या होती है तो ध्यान से, वेपर डेंसिटी का मतलब होता है हमारा क्या? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, गैस, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ जिस गैस का डेंसिटी है ना, उसके हिसाब से देखो डेंसिटी को मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो मोलर मास किसका हो जाएगा? गैस का, अपॉन में मोलर मास किसका हो जाएगा बताओ? हाइड्रोजन का। यानी अगर वेपर डेंसिटी निकालोगे तो मोलर मास उस गैस का लोगे डिवाइडेड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट बट द फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप एक बात याद रख सकते हो क्या कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है ना, एससीपी पे पता क्या होता है? वो 2 टाइम्स होता है किसके? वेपर डेंसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सही है? तो किसी भी गैस को हाइड्रोजन के टर्म्स में पढ़ते हो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो तो वेपर डेंसिटी हो जाता है। कई बच्चों को यहां दिक्कत आती है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। डेंसिटी जो है ना हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है, तो यहाँ मोलर मास डाल दिया। यहाँ मोलर मास इसका गैस का, यहाँ मोलर मास हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का पता ही होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आ गया, तो मोलर मास निकालना तो 2 से इंटू कर देंगे, वहां चला जाएगा। वही फॉर्मूला बनाया मैंने। इसी को समझाने के लिए हमने क्या किया है, आपके लिए सवाल रखा है। ये सवाल रखा है, बताओ जरा इसका क्या ख्याल है? ये कह रहा है आपसे कि एक कोई गैस है जिसकी वेपर डेंसिटी इतनी है, तो बताओ n की वैल्यू कितनी है। तो जैसा कि तुमको मैंने बताया था अभी कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बताओ? 2 टाइम्स होता है किसका? वेपर डेंसिटी का। मैंने बोला हाँ बिल्कुल होता है। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? मुझे नहीं पता। कार्बन का पता है 12 होता है, कितने एटम है नहीं पता, n। हाइड्रोजन का पता है मेरे को, हाइड्रोजन का कितना सर? ये 1 होता है, 1 2n + 2 2n + 2। मैंने कहा हाँ। 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी कितना है बताओ? 29। तो ये कितना हो गया सर? ये 12n + का 2n + का 2, ये 58 हो गया। यानी कि ये आप देख सकते हो ये कितना हो जाएगा सर? 14n + का 2 = 58 हो गया। 14n = 56 हो गया। इसको काट दिया, n = 4 आ गया। n = क्या आ गया? 4 आ गया। सिंपल है ना? मोलर मास निकाल लिया उसका, उसको 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी कर दिया और ये हमारा निकल गया। एक और देख लो, एक और देख लो, ऐसे ही सवाल एक और। एक कोई गैस है हाइपोथेटिकल, कह रहा है इसकी वेपर डेंसिटी 70 है, तो x की वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या बोला अभी अभी? क्या बोला बताओ? अभी अभी क्या बोला है मैंने? कि मॉलिक्यूलर मास जो होगा गैस का वो 2 टाइम्स होती है किस चीज की बताओ? वेपर डेंसिटी की। मैंने कहा हाँ होती है। ये गैस का मोलर मास, इसका कितना लूंगा? एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, तो ये 8 हो जाए 28 हो जाएगा टाइम्स ऑफ x। डेंसिटी में 2 इंटू में कितना हो गया? 70 हो गया। 28x हो जाएगा हमारा, 28x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। x = 140 डिवाइडेड बाई 28 आ गया। काट दे इसको, 14 दाम 140, 14 दूनी 28, और ये x = 5 आ गया, है ना? 5 आ गया। सिंपल वेपर डेंसिटी पे सवाल है। अगला देखो, एक और। अभी क्या आता है? एम्पायरिकल फॉर्मूला आता है। एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या आता है भाई? ध्यान सुन लेना। ये क्या कहते हैं हम लोग? सिंपलेस्ट होल रेशियो, simplest whole ratio of elements in given compound called empirical formula। empirical formula जैसे कि मैं पूछना चाहता हूं, जैसे C6H12O6, ये अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जाएगा? CH2O। तो जो कॉमन लेने के बाद जो तुम्हारा बचा है ये वाला, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? एम्पायरिकल फॉर्मूला। कॉमन लेना होता है। जैसे C2H6 लिख लिया, 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया? CH3 बच गया। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, सिंपल सा कॉमन लेने के बाद, जिसके बाद और कुछ नहीं हो सकता, सिंपल हो सकता है, उसको कहते हैं एम्पायरिकल फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने CH4 ले लिया, कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, तो 1 तो आएगा ना, तब ये यही है इसका एम्पायरिकल फॉर्मूला।
यही है इसका एम्पायरिकल फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने कहा H2O2 है, इसका क्या होगा एम्पायरिकल फॉर्मूला? 2 कॉमन आ गया H, ये जो आ रहा है यही कौन है बताओ? एम्पायरिकल। तो ये साइड में जो तुम कॉमन ले रहे हो ना, ये वाला कॉमन, इसको N कहते हैं। इसको क्या कह देते हैं? N कह देते हैं। तो क्या तुम यहां से देखकर एक बात बोल सकते हो कि सर जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, इनका जो मास आएगा सर वो N टाइम्स होगा किसका? एम्पायरिकल फॉर्मूला मास के। मैंने कहा होगा मॉलिक्यूलर मास, इसका जो मास निकालोगे वो N टाइम्स आएगा, क्योंकि तुम देखो इसका मास निकालोगे 6 से इनटू करोगे तो उसके बराबर आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। एक फॉर्मूला यहां से ये निकाल देते हैं। दूसरी बात देखो, अगर मुझे कभी N निकालना पड़ जाए N, तो N का फॉर्मूला क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। N निकालना हो तो इस मास को इस मास से डिवाइड कर दो। और एक और बात कह लो, अगर कोई बोले ये भी कह सकते हो कि सर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो N टाइम्स होता है एम्पायरिकल फॉर्मूला, यानी एम्पायरिकल फॉर्मूला में N मल्टीप्लाई कर दो N, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, जैसे कि मान लो एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, आपको इस सवाल से थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। सवाल से थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि 40% आपका क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन इतने परसेंट है, ऑक्सीजन इतने परसेंट है, एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालना। क्वेश्चन आता है तो परसेंटेज के फॉर्मेट में आता है। मैं तो यार इसको ना टेबल से बना के सिखाता हूँ, जल्दी समझ जाते हैं। देखो जरा एक एलिमेंट्स ले लो, आपके क्या क्या एलिमेंट्स है पहले तो बता दो। जो जो एलिमेंट है वो लिखो। कार्बन है सर, हाइड्रोजन है सर, ऑक्सीजन है सर। मैंने कहा ठीक है भाई, ये बताओ कि कितनी कितनी परसेंटेज दे रखी है इसकी, बता दो परसेंटेज कितनी दे रखी है बताओ। 40, 6.7 और 53.3। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसका नंबर ऑफ क्या निकाल लूं, मोल्स निकाल लूं, तो क्या परसेंटेज को डिवाइड कर दो किससे? एटॉमिक मास से। इसका 40, इसका मास कितना? 12, इसका 6.67, इसका मास कितना? 1, ये कितना? 53.3 डिवाइडेड बाय कितना? 16। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा सर? 3.3 कुछ जाएगा। इसको डिवाइड करूंगा तो 6.6 ही रहेगा। इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 48। और ये भी 3.3 के आसपास ही जा रहा है। अब मुझे बताओ, एक हम निकालेंगे इसके अंदर जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का काम ये होगा कि इन तीनों में से बताओ सबसे छोटा कौन है? इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? तो तीनों में से यही छोटा दिख रहा है, ये भी वही है, ये छोटा दिख रहा है। तो छोटे वाले से ना सबको डिवाइड कर दो, छोटे वाले से सबको डिवाइड कर दो, सबको। इसको करोगे कितना आएगा? 1। इसको कट करोगे कितना? 2। इसको कट करोगे कितना आएगा? 1। इससे जो निकल कर आता है उसको हम लोग कह देते हैं होल रेशियो। कट के अगर पॉइंट में आता तो राउंड ऑफ कर देता, 1 to 1। तो जो निकल कर आया मेरे पास वो क्या निकल कर आया? अब मेरे पास जो निकल कर आया है उसको मैं कहूंगा दिस इज एम्पायरिकल फॉर्मूला। और एम्पायरिकल फॉर्मूला कितना आ गया? तो एम्पायरिकल फॉर्मूला कितना आ जाएगा? एम्पायरिकल फॉर्मूला तो सर ये रेशियो इसके हिसाब से आ जाएगा, तो CH2O आ गया। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो CH2O आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, CH2O आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखो ध्यान से, मेरे से वो बोल रहा है एम्पायरिकल फॉर्मूला निकालो, मैंने निकाल दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कह रहा है, तो पहले तो N निकाल लो। N कैसे निकालोगे? तो सर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। तुम मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास कितने का है? तो सर मॉलिक्यूलर मास मेरे को दे रखा है, देखो जरा 180 ग्राम। 180 एम्पायरिकल फॉर्मूला, इसका अगर मैं मास निकालना चाहूं, एम्पायरिकल फॉर्मूले का मास निकालना चाहूं तो कैसे निकाल सकता हूं? मतलब इसका मास कितना होगा? सर 12 + 2 + 16। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, इसलिए 2 कर दिया। ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पर 14 और ये 16, 30 हो जाएगा। यानी डिवाइड बाय कितना हो गया? 30। कितना आगे मारा यहाँ पर? 6 आ जाएगा। तो तुम मुझे बताओ, अगर तुमसे बोलेगा कि भाई निकालो मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला बोलो निकालने के लिए, तो क्या करोगे, n टाइम्स ऑफ एम्पायरिकल फॉर्मूला, मैंने कहा 6 इंटू में कितना बताओ, CH2O, यानी कितना आ जाएगा C6H12O6। पहले एलिमेंट लिख लो, फिर उसकी परसेंटेज लिख लो, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, जो सबसे छोटा हो उससे सबको डिवाइड कर दो, राउंड ऑफ कर दो अगर जरूरत है तो, उसके बाद जो निकल कर आएगा वही एम्पायरिकल फॉर्मूला होगा। मॉलिक्यूलर मास को एम्पायरिकल फॉर्मूले के मास से डिवाइड कर दोगे तो जो नंबर आएगा, नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा एम्पायरिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, एम्पायरिकल फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। एक और देख लो, कह रहा है कि एम्पायरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ये दे रखा है, जैसा कि मैंने सवाल दिया था, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 90 दे रखा है, तो क्या बोल रहे हैं मेरे को, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। बताओ जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहा है। अच्छा बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या, तो सर वो होता है n टाइम्स ऑफ एम्पायरिकल फॉर्मूला। मैंने कहा होता है। अच्छा सर, तो ये बताओ n कैसे निकालूं भाई, n निकालने का मैंने अभी तरीका बताया था, n निकालने का अभी तरीका बताया था। n का मतलब क्या लिख दो ऊपर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, ये रहा 90। एम्पायरिकल फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, निकाल के इसका मोलर मास निकाल लो, कितना था 12 + 2 + 16 30 आया था, ये 30 हो गया, यानी 3 आ गया। तो तुम मुझे बताओ यहां पर क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। एम्पायरिकल फॉर्मूला कितना है बताओ, ये रहा CH2O, यानी कितना आ जाएगा C3H6, C3H6। आ रही बात समझ में, हालांकि यहाँ 180 होना चाहिए था मेरे हिसाब से, यहाँ 180 होता है ना, 180, ये 6 आता तो C6H12O6 बनता। फिलहाल ये ऑप्शन है तो मैंने ये कर दिया। हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, ये रियल कंपाउंड है, हाइपोथेटिकल। आगे बात समझ में, यहाँ पर ये वाली बात तो समझ में आ गई। अगला देखो क्या कहता है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन दे रखा है, बाकी के परसेंटेज दे रखी है, तो यार रेशियो दे रखा है। अब पिछले में 2 सवालों के अंदर मैंने परसेंटेज दिया था, इसमें रेशियो दे दिया है, मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है। तो डरना मत, जो आपको ये रेशियो देता है वही मास के टर्म में ही माना जाता है, इसको मास ही माना जाता है, मास के टर्म्स में माना जाता है। तो मोल निकाल लूंगा मैं, कैसे निकालूंगा सर देखो, तो सबसे पहले तो लिख लो एलिमेंट्स कौन कौन से मेरे पास। अगर मेरे पास एलिमेंट्स है तो देखो जरा एलिमेंट कौन कौन से, तो मेरे पास एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अच्छा परसेंटेज तो लेने की जरूरत नहीं है, जो मास दिया है वो मास लिख दिया करो। तो इसमें सीधा सीधा क्या निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, परसेंटेज नहीं दिया। मोल कैसे निकालोगे, मास जो दे रखा है, मतलब रेशियो दे रखा है 9 / 12, 1 / 1, 3.5 है ना, 3.5 डिवाइड बाय 40। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो बोलो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 जा 3 4 जा, ठीक है, यानी 0.7 समथिंग, ये तो 1 ही आएगा। इसको डिवाइड कर दूं अगर मैं तो कितना आएगा भाई बताओ जरा, इसका डिवाइड बताओ। 3.5 डिवाइड बाय 14, 3.5 डिवाइड बाय 14, 1 मिनट, 3.5 डिवाइड बाय 14, ये आ रहा है मेरे पास 0.25, 0.25। अच्छा चलो सिंपल रेशियो क्या होगा बताओ, इनमें से छोटा कौन है बताओ, तो 0.25 छोटा है, तो 0.7 डिवाइड बाय 0.25, 1 डिवाइड बाय 0.25, 0.25 डिवाइड बाय 0.25। अब बताओ अगर मैं 0.7 को 0.25 से डिवाइड कर दूं कितना आना चाहिए बताओ, 0 पॉइंट है ना, क्या था, एक मिनट जस्ट अ मिनट, 0.7 था, 0.7 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आएगा करीबन 2.8 आ रहा है। कितना आ रहा है 2.8, दिस इज 2.8। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये तो 4 आएगा, ये तो 4 आएगा, 100 जाएगा तो डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा तुम मुझे बताओ अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूं तो होल रेशियो आएगा, बताओ राउंड ऑफ कैसे करोगे। इसका राउंड ऑफ 2.8 को 3 लिख देता हूँ, इसको 4 लिख देता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ। आ रही बात समझ। अब मुझे बताओ
कि एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या निकलेगा, एम्पायरिकल फॉर्मूला क्या निकलेगा। तो सर C3H4n, C3H4n, पर वो तो मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाल सकता हूँ, पहले n निकालना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन में क्या, एम्पायरिकल फॉर्मूला मास, एम्पायरिकल फॉर्मूला मास। बोलो मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है मेरे को, 108। इसका मास निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा बताओ, 36 + 4 + 14, तो 40 50 54 54 हो गया, 54 हो गया। अगर मैं इसको करूंगा तो 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूँ, मतलब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल रहा है, तो n टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, एम्पायरिकल फॉर्मूला, यानी 2 × में ये कितना हो गया बताओ, C3H4n, यानी कितना हो जाएगा, C6H8n। तो मैंने दोनों तरह के सवाल करा दिया आप लोगों को, पहले किससे कराया, आपको परसेंटेज से कराया, और अभी वाला कैसा कि अगर रेशियो वगैरह दे रखा हो तो रेशियो से कैसे निकालोगे, तो ऐसे निकालो। तो इस तरह के सवाल भी कर लिया। हालांकि आपको पता है मैंने यहाँ पर 0.7 पे रोक दिया था, पर तुम अगर 0.75 कर देते और फिर इसको 0.25 कर देते, ये भी 3 हो जाता, तो वो राउंड ऑफ होता है। अगर तुमने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी करी होगी ना, तो इससे आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करने से भी आंसर आ जाता है, ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के सवाल आपको आने चाहिए, कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट से भी काम चल जाएगा। जैसे मान लो ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये हमारी एनसीईआरटी का सवाल है, ये हमारी एनसीईआरटी का एक सवाल है। क्या कह रहा है कि आयरन आपके पास है, एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको, एलिमेंट्स कितना दे रखा है बताओ, एलिमेंट में क्या है, आयरन है और एक है मेरे पास ऑक्सीजन है। परसेंटेज देख लो, इसका कितना है, 69.9% है, इसका 30.1% है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं देखूं यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल निकालने पड़े इसको, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं कि भाई जो परसेंटेज होता है हमारा, परसेंटेज को डिवाइड कर दो एटॉमिक मास, यानी 69.9 को डिवाइड कर दो इसके 56 से। भाई मैं बता देता हूँ, आयरन का मोलर मास 56 होता है, पेपर में दे दिया जाता है, ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, ऑक्सीजन है, तो 30.1 डिवाइड बाय कितना हो गया, 16 हो गया। अच्छा अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो कितना कितना आएगा, कितना कितना आएगा, तो देख लो एक बार फटाफट। अगर मैं कैलकुलेशन करूं यहाँ पर, तो है 69.9 डिवाइडेड बाय कितना है भाई, 56 है, 56, तो आ रहा है मेरे पास 1.25 मान लो, या 1.24 है तो 1.2 मान लो, 1.2 मान लो, 1.2 ले लो, और 30 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय कितना था, 16 था, 16, तो ये कितना आ रहा है, 1.8 मान लो, 1.8, ठीक है, 1.8 मान लो। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, 1.2 डिवाइड बाय 1.2, छोटे से डिवाइड करना है, 1.8 डिवाइड बाय 1.2, इसको डिवाइड किया तो 1 आएगा, इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1.5, 1.5 आएगा। अच्छा अब मैं आता हूँ होल रेशियो में, तो पता है होल रेशियो में क्या होगा, इसको तुम राउंड ऑफ करके 2 नहीं कर सकते, कई बच्चे यही गलती कर देते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर क्या कर दें, 2 कर देते हैं, ये 2 कर, 2 नहीं कर सकते, ये 1.6 होता ना तब भी तुम 2 कर देते हो, हम अलाउ कर देते, 1.4 होता तो 1 की तरह चले जाते तो भी अलाउ करते, पर अगर पॉइंट में आ जाए ना 0.5 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई 3/2 ही तो है ना इसका मतलब, 3/2। तो इसीलिए एम्पायरिकल फॉर्मूला जो निकल कर आएगा इसका, बताओ क्या निकल कर आया, क्या निकल कर आया सर, तो इसका आ गया Fe2 एम्पायरिकल फॉर्मूला। यही कंसेप्ट था यहाँ पर, इसके लिए ध्यान समझना। अगला देखो, इस वाले पेज ये खाली छूटा हुआ है हमारा, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब आ जाते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को बड़ा दिक्कत लगती है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में बच्चों को ना, जैसे यूनिटरी मेथड होती है कि इतने से इतना मिला, इतने से इतना मिला, तो बच्चों को बड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, इसलिए ध्यान समझना है। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल
मतलब किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या कर रहे हो आप, केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी चीज का अमाउंट निकाल रहे हो, तो उसी को हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए पहले तो आपको जरूरी है कि क्या आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए। इसको कैसे पढ़ेंगे वो देख लो आप। मैं आपको इसको 3 टर्म्स में पढ़ना सिखाऊंगा। पहला, इन सब के कोफिशिएंट देख लो। कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 2 है। तो अगर तुम इसको मोल के टर्म्स में पढ़ते हो, मोल्स के टर्म्स में, तो इसको बोलोगे ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है। जो कोफिशिएंट होता है वही उसका मोल होता है, कोफिशिएंट जो होता है वो मोल होता है। अच्छा, इसको कोई मास के टर्म से पढ़ना चाहे तो मास के टर्म में, नाइट्रोजन है, इसका हो गया 28 ग्राम, इसका टोटल हो गया 6 ग्राम, इसका मिलाओगे तो 34 ग्राम। चाहो तो इसको तुम वॉल्यूम के टर्म से पढ़ सकते हो एसटीपी के ऊपर, तो इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि मोल के साथ चलना, मोल में 1 मोल है तो 22.4 लीटर, 3 मोल है तो 22.4 इंटू 3, 12, 6 और 1 7, 1 मिनट, 12, 6 और 1 7 और ये 6 लीटर, और ये 44.8 लीटर, 2 मोल है ना इसीलिए। तो अगर आप इसको रीड करना सीख गए हो तो काम करना मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, मैं इसको कैसे रीड करूंगा, ऐसे बोलूंगा 1 मोल ऑफ N2 reacts with 6 नहीं 3 था, 3 मोल है, 3 मोल है, 3 moles of H2 and gives 2 moles of NH3। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 28 ग्राम ऑफ N2 reacts with 6 ग्राम ऑफ H2 and gives 34 ग्राम ऑफ NH3। अच्छा, उसके बाद इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, 22.4 लीटर ऑफ N2 reacts with क्या चीज, 67.2 लीटर ऑफ H2 and gives 44.8 लीटर ऑफ NH3। सुन रहे हो, आपको एक रिएक्शन को 3 टर्म्स में पढ़ना आना चाहिए। ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है, ये इससे रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है। तो मोल के टर्म से पढ़ना आना चाहिए। 3 चीजें बोला ना मैंने, क्या क्या बताओ, मोल, मास, वॉल्यूम। हम एसटीपी पे ही ले रहे होते, ठीक है। इसके टर्म्स में आपको पढ़ना आता है तो काम करना बड़ा आसान होगा, बड़ा आसान होगा। कैसे सर, देखो मैं करके दिखाता हूँ। एक सवाल है तुम्हारे लिए, इसी पे मैंने सवाल रखा हुआ है आपके लिए। आप बताओ जरा सवाल कैसे करेंगे, बताओ जरा। देखो सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि रिएक्शन तरीके C+O2 CO2, व्हाट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस, ये कितना बनेगा बोल रहा है अगर 6 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा। तो पहले देखो मेरी बात समझना, मेरी बात को समझना। पहले तो आप अंडरस्टैंडिंग बिठाओ, क्या बोल रहा है ये। मास किसका पूछा है, CO2 का। CO2 का मास पूछ रहा है, मेरे को नहीं पता। किसका मास दिया है, कार्बन का। कार्बन का मास दिया हुआ है 6 ग्राम दिया हुआ है, यानी वो 6 ग्राम से पूछ रहा है कि इसका कितना बनेगा, इसको नहीं पता है। तो एक बात बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर देखा जाए, क्योंकि मास का मास से ही पूछा जा रहा है, तो इसके कितना मास था कार्बन का, सर 12 ग्राम। इसका कितना होता है सर, इसका 44 ग्राम। 44 क्यों, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इन दोनों को मिलाऊंगा ना, 32 प्लस 12 44 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखो बच्चे, तो 12 ग्राम किसका, कार्बन का, कितना दे रहा है आपको, तो सर 44 ग्राम दे रहा है। किस चीज का, CO2। तो तुम मुझे बताओ 1 ग्राम कार्बन का कितना देने वाला है, 1 ग्राम, तो सर ये दे देगा 44/12। मुझे कितने का निकालना है, 6 ग्राम का निकालना है। तो 6 ग्राम का कैसे आ जाएगा बताओ, 44/12 इंटू 6 है ना, यानी 22 ग्राम हो गया। तुम यहां से भी सीधा सीधा कर सकते थे बच्चों। 12 अगर 44 दे रहा है, 12 अगर 44 दे रहा है, तो इसका आधा कर दिया मैंने, हाफ कर दिया, तो इसको भी हाफ कर दो, तो मुझे इसका 22 ही तो देगा।
आई बात, सिंपल है। एक और समझ लो, जैसे कह रहा है व्हाट मोल्स ऑफ NH3, NH3 का मोल पूछ रहा है कितने ग्राम से, 10 ग्राम हाइड्रोजन से। एक काम करो, ये N2 है, ये 3H2 है, 2NH3 है, जिनके बीच में बातचीत हो रही हो सिर्फ उन्हीं से काम क्या करो, बाकियों को हटा दिया करो। बाकियों का मुझे कोई मतलब नहीं है, बाकियों का मुझे कोई मतलब नहीं है। व्हाट मोल, NH3 का मोल पूछ रहा है, इसका मोल पूछ रहा है तो तुम इसके मोल ही लिखना। इसके कितने मोल है बताओ, 2 मोल। क्वेश्चन में 10 ग्राम, इसका ग्राम है ना, तो किसका ग्राम दे रखा, हाइड्रोजन, तो इसका कितना ग्राम होगा बताओ, 6 ग्राम। भाई अगर इसका ग्राम दे रहा है ना तो तुम ग्राम में ही लिख लो, इसका मोल पूछ रहा है तो तुम इसके मोल में, क्वेश्चन के हिसाब से मोल में लिख लो। तुम मुझे बताओ कि इसका 6 ग्राम, इससे कितने मोल दे रहा है, 2 मोल। देखो 6 ग्राम ऑफ H2 कितना दे रहा है मेरे को, तो 6 ग्राम H2 का मुझे 2 मोल दे रहा है, किस चीज का, NH3 का, है ना। इसका 6 ग्राम मुझे इसके 2 मोल दे रहा है, मैंने कहा हाँ। तो बताओ 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम H2 कितना देगा, इसका 1 ग्राम कितना देगा, तो सर आ गया 2/6 यानी 1/3 मोल ऑफ NH3। अच्छा सर, तो मुझे कितने का निकाल के दिखाना है, मेरे को बताओ कितने का निकाल के दिखाना है, 10 ग्राम। 10 ग्राम H2 मुझे कितना देने वाला है, तो सर 1/3 इंटू 10 यानी 3.3 मोल ऑफ NH3। आ रही बात समझ, जो जैसा दिया हो वैसा ही कर लिया करूं। जैसे इसका मेरे को, जैसे इसका बोला था ना हाइड्रोजन का मुझे क्या दे रहा है, मास दे रहा है, तो देखो मैंने हाइड्रोजन का मास लिख लिया जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इसके मोल पूछ रहा है ना, तो इसके देखो मैंने मोल ही लिखे, तो इसका 6 ग्राम इसके 2 मोल दे रहा है, 6 पे 2 तो 1 पर कितना, 2/6, और मुझे कितने का निकालना है, 10 का, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझे बात को, एक और देख लो जरा, एक और देख लो, नहीं समझ में आया तो एक और देख लो, और सवाल करा दे रहा हूं, करवा के समझा के ही मानूंगा। क्या बोल रहा है इस सवाल के अंदर, जरा बताओ, सवाल को देखो जरा, क्या कह रहा है, व्हाट मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस व्हेन 50 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स, 50 ग्राम ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स। एक बार बताओ, CaCO3 दे रखा है सर, 2HCl है, मैंने कहा हाँ, CaCl2 है, CO2 है और H2, मैंने कहा जी सर। मुझे बताओ किसका मास पूछ रहा है, CO2 का, तो इसका मास लिख लो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, तो इसका तो 44 ग्राम है ना, देखो मास बोला है। और 50 ग्राम किसका दे रखा है, CaCO3 का, इसका भी मास ही दे रखा है, तो इसका मास होता है 100 ग्राम। निकालना 40, 12, 48, CaCO3 का मास देता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कितना दे रहा है आपको, तो सर मेरे को दे रहा है 44 ग्राम ऑफ CO। तुम मुझे बताओ 1 ग्राम CaCO3 का कितना देने वाला है, तो सर ये दे रहेगा 44/100 ग्राम ऑफ CO। मुझे कितने का निकालना है, मुझे बताओ कितने ग्राम का निकालना है, मुझे कितने ग्राम का निकालना है, 50 ग्राम का निकालना है, 50 ग्राम का, कैसे करूं बताओ, तो सर आ गया 44/100 इंटू में 50 यानी 100 काटा 2, 100 काटा 22, 22 ग्राम। समझे कितने ग्राम, 22 ग्राम। दोबारा समझा दूं, समझा देता हूं। तो मैं सोचो इसके 100 पर कितना मिल रहा है बच्चों, इसके 100 पर कितना मिल रहा है बताओ, 100 पे, यहां समझो, ऐसे समझा करो, इसके 100 पर कितना मिल रहा है, ज्यादा नहीं लिखना, तो ऐसा मिलना 100 पे, इसके 100 पे कितना मिल रहा है, 44, एक पे कितना मिलेगा, 44/100। कितने का पूछा था, 50 का, तो 50 से मैंने इंटू कर दिया, 22। सिंपल है ना, बोलो एक और समझ लो, अगर आपको नहीं समझ तो एक और समझ लो, बढ़िया लगेगा। कह रहा है ये दे रखा है रिएक्शन, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2O, इस बार वॉल्यूम बोल दिया, व्हेन 44.8 लीटर ऑफ O2 रिएक्ट्स। तो तुम देखो जरा क्या दे रखा है मेरे को, 2H2O2 और 2H2। तुम मुझे बताना, जो दोनों तो वॉल्यूम है, तो इसके वैसे कितने होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ले करो, 44.8 लीटर है ना। और अच्छा O2 का बोला था, O2 के रिगार्डिंग लिखो, तो O2 का लिखो, O2 का दिया था ना, देखो O2 का यहां लिख दो। इसका कितना है भाई, इसके 1 मोल पे 22.4 लीटर, इसका कितना हो जाएगा 44.8। तो तुम मुझे बताओ 22.4 लीटर ऑफ O2 कितना दे रहा है मेरे को, तो 44.8 लीटर ऑफ H2O दे रहा है, दुगना दे रहा है। तो बताओ 1 लीटर O2 कितना देने वाला है, 1 लीटर, तो सर 44.8 डिवाइड बाई 22.4 यानी आपको 2 लीटर देने वाला है।
2 लीटर ऑफ H2O देने वाला है। हमने कहा ये बिल्कुल सही बात है, 1 लीटर का निकाल चुका हूं। अच्छा मुझे कितने का निकालना है बताओ? मुझे बोल रहा है कि व्हेन 44.8 लीटर, बताओ एक बार बताओ 1 लीटर पे कितना आ रहा है? 44 डिवाइड बाई 22.4, 2 आ गया मेरे पास। मुझे कितने का बोल रहा है? 44.8 लीटर ऑफ O2 का बोल रहा है। तो कैसे निकालूं बताओ? 2 इंटू 44.8, तो 1 लीटर पे दुगना मिल रहा है, 1 लीटर पे इसके दुगना मिल रहा है, इसका 44 ले लिया तो इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा? 16, 8 और 1 9 और 8, 89.6 लीटर। दोबारा समझा दूं? दोबारा समझा देता हूँ। तुम ऐसे सोचा करो, इसके मोल है ना, 1 मोल है तो 22.4 पर इस दे रहा है 44.8, 2 है ना इसलिए, तो 1 पर कितना देने वाला है? इसको नीचे लाऊंगा तो 2 आ जाएगा, 2 लीटर। मुझे कितने का बोल रहा था? 44 का, तो 44.8 यानी कि हमारा 89.6 है ना। 4 टू जा 16, 4 टू जा 19 और 4 टू जा 8। इसको ही कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। आई होप बेसिक्स में आपको समझ में आ गया होगा। इतने सवाल के बाद वॉल्यूम भी ले लिया, मास भी ले लिया, है ना, सब कुछ ले लिया। अब आ जाता है एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या होता है कि ध्यान से सुनना कि लिमिटिंग रिएजेंट पहले तो बता देता हूं क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट इसका मतलब होता है कि द रिएक्टेंट्स विच गेट completely consumed during chemical reaction। जो रिएक्शन में पूरी तरह से कंप्लीटली खत्म हो जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग? लिमिटिंग रिएजेंट। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। द रिएक्टेंट्स विच रिमेन्स लेफ्ट ओवर during chemical reaction called excess reaction। कभी क्या होता है कि कोई रिएक्शन में कुछ चीजें बच जाती है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती, जो बच गई चीज है वो एक्सेस रिएजेंट है, जो पूरी तरह से खत्म हो गई वो लिमिटिंग रिएजेंट है। अच्छा याद रखना कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से पता चलेगा कि भाई कितना प्रोडक्ट बनने वाला है। दूसरी बात कि लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल्स, मैं पहले बता दे रहा हूं, फॉर न्यूमेरिकल्स when more than one reactants amount is given to us। तो कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक लगाऊं या लिमिटिंग रिएजेंट लगाऊं। स्टोइकियोमेट्रिक और लिमिटिंग लगाने के लिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। भाई अगर एक से एक का पूछे कि ये दिया है इसका पूछो, एक से एक रिएक्टेंट साइड में किसी एक चीज की वैल्यू दी हो तो आप उस पे चले जाओ स्टोइकियोमेट्रिक पे कि इस पे इतना मिल रहा है तो एक पे कितना मिलेगा और इतने पे कितना मिलेगा। लेकिन रिएक्टेंट साइड में एक चीज ना देकर दो चीजें दे दूं, इसकी वैल्यू भी दे दूं, इसकी वैल्यू भी दे दूं, फिर तुम्हें पता करना पड़ेगा लिमिटिंग कौन है, फिर लिमिटिंग से प्रोडक्ट डिसाइड होगा। तो एक रिएक्शन में लिमिटिंग कौन होता है? जो खत्म हो जाता है। एक्सेस कौन हो जाता है? जो बच जाता है। प्रोडक्ट किस पे डिसाइड होगा? प्रोडक्ट डिपेंड करेगा किसके ऊपर? प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। अच्छा जो लिमिटिंग रिएजेंट होती है वो याद रखें जब ही इस्तेमाल करना जब एक से ज्यादा बारी चीजें दी गई हो तो ही इस्तेमाल करना। और ये बात समझ में, जैसे कि मैं एक बात बताना चाहता हूं, पहले तो मैं बता देता हूं क्या, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। ध्यान सुनना कि लिमिटिंग और एक्सेस निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट मुझे निकालना हो तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। बहुत सिंपल मेथड, बिल्कुल सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं समझाने वाला। ध्यान सुनना मेरी बात। क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स को
नंबर ऑफ मोल्स को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बैलेंस इक्वेशन से कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और जो छोटा हो वही बताए, वही जो होगा, जो छोटा होगा वही होगा लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे 2a + 3b + 4c लिखिए, और मैंने क्या बोला ध्यान सुनना, when 20 moles of A and 30 moles of B given है, मैं कह रहा हूं फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस। मान लो ये सवाल है, मुझे इसका निकालना है, पता करना है, तो मैं काम क्या करने वाला हूं, ध्यान से। सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल ए का, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नंबर ऑफ मोल कितने हैं इसके, गिवन वाले देख लो, गिवन वाले 20। कोफिशिएंट कितना बैलेंस इक्वेशन से 2, काट दिया, कितना आ गया 10। अच्छा इधर आ जाओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल इसके कितने बताओ, 30 मोल दिए, कोफिशिएंट कितना बताओ 3 ले लिया मैंने, यहां पर कितना आ गया। तो अगर दोनों सेम आ गया तो इसमें क्या है, नो एलआर, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, 100% कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो मैं क्या कहता हूं, ये सिचुएशन थी, दूसरी चीज देखना, मैंने कहा व्हेन 10 मोल्स ऑफ ए एंड 10 मोल्स ऑफ बी reacts, find LR एंड ER। अगर जब डिफरेंस आ जाएगा तो इसको ध्यान से समझ लेना, डिफरेंस वाले बात को समझ लेना ढंग से, क्या कहना चाहिए इसमें, देखना जरा मेरी बात को ध्यान समझना। अच्छा मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मैंने नंबर ऑफ मोल ए के कितने कर दिए, 10 कर दिए। स्टोइकियोमेट्रिक जो इक्वेशन में है 2, कितना आ गया 5। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी के मोल कितने दिए मैंने बताओ, बी के यहां पर देख लो 10 ही मोल दिए, और कोफिशिएंट कितने बताओ 3, डिवाइड करो कितना आएगा 3.2। अब बताओ दोनों में से छोटा कौन है, तो दोनों में छोटा बी है, तो बी कौन हो गया, एलआर हो गया, और ए कौन हो गया, ईआर। अगर आप जो मोल दिए जाए उस मोल को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो जो छोटा होगा वो एलआर, जो बड़ा होगा वो ईआर, और अगर बराबर आ गया तो फिर नो एलआर नो ईआर, वो रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी चीज बचेगी नहीं। तो एलआर ईआर जब ही होगा जब कोई एक ज्यादा होगा एक कम। तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली जो मोल दिए गए हो उस मोल को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, एलआर ईआर पता चल जाएगा। जैसे तुम्हें एलआर पता चल जाएगा तो तुम प्रोडक्ट निकाल लोगे कि प्रोडक्ट कितना होगा। जैसे कैसे, एक सवाल से समझो, एक सवाल समझ लो, कह रहा है ये 2a 3b 4c दे रखा है, इसके 20 मोल ए के हैं, 10 मोल हमारे किसके हैं, बी के हैं, तो बोल रहा है एलआर ईआर पहचानो और नंबर ऑफ मोल्स सी कितना बना होगा वो निकालो। भाई साहब तुम्हारा पहला काम है कि एलआर ईआर पता करो, पहले तो क्या पता करो, एलआर और ईआर पता करो कि एलआर ईआर होंगे क्या। तो एक काम कर लें, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए के कितने मोल दिए मैंने, ए के मोल देख लो 20 दिए मैंने, 20। कोफिशिएंट कितना हो गया 2 हो गया, काट दो इसको, कितना हो गया 10। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, कोफिशिएंट लिख लो, बी के मोल कितने दिए, बी के देखो 10 दिए, 10 डिवाइड बाय कितना 2, 10 डिवाइड बाय 3, इसे कोफिशिएंट हमारा 3 है, इसका 10 था, काट दिया मैंने इसको, कितना आ गया 3.3 आएगा। तुम मुझे बताओ यहां पर दोनों में छोटा कौन है, तो सर दिख रहा है कि मेरा बी छोटा है, तो बी कौन हो गया, एलआर है, और ए कौन हो गया, तो वो हमारा ईआर, ई जो है हमारा वो, ए जो है हमारा वो ईआर है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो तुम अब दूसरे स्टेप पे आओगे, पहचान लिया तुमने कि एलआर कौन है, तो एलआर अगर मेरा कौन है बी, तो जो प्रोडक्ट है सी वो किस पे डिपेंड करता होगा, तो बी पे डिपेंड करेगा। यानी मेरे पास क्या रिएक्शन थी, 2a प्लस का 3b, और ये क्या था बताओ 4c। तो जो मेरा एलआर है, एलआर डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा, ये डिसाइड नहीं कर पाएगा, ईआर डिसाइड नहीं करता, कौन डिसाइड करता है, एलआर डिसाइड करता है। एलआर डिसाइड करेगा कि ये कितना बनेगा, तो अब कैसे बनूंगा, यहां देख लो, इसके 3 मोल है, 3 मोल ऑफ बी कितना देता है मेरे को 4
मोल ऑफ सी। तो इसका 1 मोल कितना देने वाला है? तो सर ये देगा आपको 4/3 मोल ऑफ सी। अब बताओ बी के मोल कितने उठाए मैंने? बी के तो मैंने 10 मोल उठा रखे हैं, तो 10 मोल कितना देने वाला है बताओ? 10 मोल ऑफ क्या चीज? बी कितना देने वाला है? तो सर मेरे को 4/3 टाइम्स ऑफ 10 करना पड़ेगा, 40/3 करना पड़ेगा, यानी कि 13.33 मोल जाएगा, मोल्स ऑफ सी बनेगी। 2 फेज है ना, पहला कि एलआर ईआर पहचान लो, फिर एलआर पहचानने के बाद एलआर की हेल्प से प्रोडक्ट पता कर लो कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। समझ में बात आई है? एक और देख लो, एक और देख लो, ये भी एक सवाल है तुम्हारे सामने, ये भी एक बढ़िया सवाल है, इसमें भी देख लो क्या है। इसमें क्या है बताओ? तो पहली बात तो मैंने यहाँ पर मास दे दिया है, देखो 28 kg 10 kg मैंने मास दे दिया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, पिछले वाले में मोल दिया था, इस वाले में मैं मास दे रहा हूँ। पहले मोल में बदल लो यार, पहले तो मोल में बदल लो। तो बताओ जरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितना होगा? तो गिवन मास केजी में ग्राम में ले आओ, क्योंकि मोलर मास नीचे ग्राम में लाना पड़ता है। इसका 2080 आएगा, काट दिया मैंने, कितना आ गया? तो 1000 मोल्स आ गए। इसके 1000 मोल्स आ गए, इसके। अगर मैं बोल रहा हूं इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स किसका बताओ? H2 का निकालो। गिवन मास कितने का? 10 किलो है, 10 इंटू में 1000। मोलर मास सबको पता है 2 होता है, काट दिया 5, तो इधर कितना आ गया? 5000 मोल्स आ गया, 5000 मोल्स आ गया। सही है? यहाँ पर मोलर मास से डिवाइड करना, 6 से मत कर देना, वो 6 टोटल मास उसका है। H2 के मोल्स निकालने तो 2 लेना। अब बताना जरा एलआर ईआर का पहला फेज आ जाएगा, स्टेप मान लो स्टेप नंबर 1 में कहना है। तो पहले एलआर ईआर कैसे पता करूं? तो कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन में इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल कितने थे इसके? 1000। देखो ये निकाले मैंने। कोफिशिएंट कितना है? 1, तो ये 1000 ही होगा। अच्छा बताओ नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या? H2 और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसके मोल कितना निकाल चुका हूं मैंने? 5000 निकाला। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना है? 3 आ गया। डिवाइड करो 6.6 ऐसे जाएगा। दोनों में से छोटा कौन है? तो देख रहा है N छोटा है, तो N2 कौन हो गया? N2 हो गया LR। और H2 कौन हो गया? तो H2 हो गया मेरा ER। LR ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनने वाला है। LR डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितने बनने वाला है। और LR कौन है? LR है मेरा N2। तो अगर तुम देखो रिएक्शन के हिसाब से चलो, N2 और ये है 3H2 और ये है 2NH3, तो ये मेरा LR है। तो इसका 1 मोल ध्यान देना, 1 मोल ऑफ N2 मुझे कितना दे रहा है? इसके ये 2 मोल दे रहा है। 2 मोल किसका बताओ? NH3 का। तो इसके कितने मोल है मेरे पास? 1000 है। 1000 मोल ऑफ N2 कितना देने वाला है मेरे को? तो सर ये देगा आपको 2000 मोल ऑफ NH3 देगा। उसने मेरे से बोला मास निकालने के लिए, तो मोल है ना, मोल को अगर तुम्हें किस में जाना हो? मास में ले जाना हो, तो 2000 डिवाइडेड मल्टीप्लाई में इसका मोलर मास इंटू कर दो, इसका 34 आएगा। समझे? 68,000 ग्राम यानी 68 केजी मिलाना हो। तो 2 फेज पूरे हो गए। आ रही बात समझ में? तो यार बच्चों इस बारे में ना सारे लेक्चर को मैंने पूरा कर दिया। आप इस पूरे लेक्चर को देखे हो, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका कोई क्वेरी रहनी चाहिए। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट में जरूर सजेशन दिया करो, पूछ लिया करो, हम उस चीज के लिए जरूर एक्शन लेंगे, है ना। इस पूरे कंसेप्ट को सीखने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखा करो। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आता है कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चल रहा था। समझ में आई बात ये? तो इसमें हर चीज मैंने उठा ली है जो आपके लिए जरूरत है, एनसीईआरटी से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे।